ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड जियांगशी से, जिसे दुल्हन के ड्रेस में जंजीरों से बांधे हुए दिखाया जाता है। तभी एंट्री होती है मेल लीड फू चैन की, जो अपने आलीशान कार से उतरकर अपनी वाइफ जियांगशी के पास आता है, पर उसे बचाने नहीं। जियांगशी को यहाँ वेयर हाउस में बांध कर रखने वाला फू चैन ही है। वो उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। आखिर जियांगशी ने ऐसा क्या किया जो फू चैन शादी के बाद इसे घर ले जाने के बजाय यहाँ बांध कर रखा हुआ है, ये तो कुछ देर में ही पता चल जाएगा। खैर, जियांगशी फू चैन से कहती है कि मैंने सच में यांगजी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरा विश्वास करो। फू चैन कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम पर ट्रस्ट करूं? नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं। मैं तुम्हारे जाल में फंस गया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और मुझे तुम पर बहुत विश्वास भी था, पर अब नहीं। जियांगशी कहती है कि उस रात मैं यांगजी के साथ थी, हमने साथ ड्रिंक भी किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। यकीन करो, मैंने उसे हर्ट नहीं किया। फू चैन उसके पास आता है, उसके चेहरे को प्यार से टच करने के बाद वो उसे बुली करता है। काफी देर देखने के बाद वो उसे छोड़ देता है क्योंकि फू चैन आज भी जियांगशी से प्यार करता है। वो उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। जियांगशी चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन फू चैन उसकी बात नहीं सुनता और आकर अपने कार में बैठ जाता है। आखिर फू चैन जियांगशी से इतनी नफरत क्यों करने लग गया? चलो फ्लैशबैक से जान लेते हैं। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि यांगजी के मॉम डैड उसकी तस्वीर देखकर रो रहे होते हैं। तभी फू चैन आता है तो यांगजी का फादर उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या संबंध है। यांगजी मरने वाली है, वो कोमा में जा चुकी है। ये सब उसकी वजह से हुआ है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मत भूलो कि वो यांगजी थी जिसने तुम्हें बचाया। फू चैन कहता है कि अंकल, मुझे जियांगशी पर यकीन है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसी पर्सन नहीं है। ये सुनकर अंकल उसे मारने लगते हैं तो यांगजी की मॉम उन्हें रोकती है और फू चैन से कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे तुम पर यकीन है। यांगजी तुम्हें पसंद करती है, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी। फू चैन पूछता है कि आंटी उस वक्त क्या हुआ था? मिस टैंग कहती है कि वो उस वक्त तुम्हें बचाना चाहती थी। ये सुनकर वो शॉक्ड होकर कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। मिस टैंग कह रही है कि जब तुम बीमार थे और कोमा में चले गए थे तो वो यांगजी थी जिसने अपनी किडनी देकर तुम्हें बचाया, जिसके बाद उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। फू चैन, तुम्हें ईमानदार होना होगा, क्या तुम यांगजी के एहसानों का बदला ऐसे चुकाओगे? ये कहते ही वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो एक शातिर सी स्माइल देती है। कुछ समझे दया? इसका मतलब है फू चैन उनकी चाल में फंस जाता है और यांगजी का बदला लेने को ठान लेता है। यही वजह है जो फू चैन जियांगशी से इतनी नफरत करता है और उसने उससे शादी भी यांगजी का बदला लेने के लिए किया। ये सारी बातें याद करने के बाद वो दो डॉक्टर्स के साथ जियांगशी के पास आता है। जियांगशी कहती है कि फू चैन, अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? फू चैन कहता है, तुम तो जानती हो कि मैं कभी भी कोई काम बेईमानी से नहीं करता। जियांगशी कहती है कि हमारी शादी के खातिर प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनकर फू चैन इमोशनल होता है और कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, बताओ सच क्या है? जियांगशी कहती है कि मैं सच में कुछ भी नहीं जानती। ये सुनकर फू चैन बिना कुछ बोले चला जाता है और कार में बैठकर यांगजी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब याद कर रहा होता है। यहाँ ये पता चलता है कि यांगजी फू चैन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब क्या ये सच है या झूठ, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। दूसरी तरफ नर्स जियांगशी को फू चैन के ऑर्डर पर इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और फिर उसके होश में आने के बाद डॉक्टर उसे मेडिसिन खिलाते हुए कहता है कि चुपचाप इसे खाओ, ये मिस्टर फू की तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल केयर है। वहीं नर्स जियांगशी की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और कह रही है कि वो तुम ही हो ना जिसने यांगजी के साथ वो सब किया। जब तक तुम सच नहीं बताओगी हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। जियांगशी कहती है कि अगर मैंने सच कहा तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? नर्स कहती है कि ऑफ कोर्स, अगर तुम सच बोलने को तैयार हो तो। तभी जियांगशी कैमरा पकड़कर कहती है कि मैंने यांगजी को पॉइजन नहीं दिया, मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फू चैन, मेरी बात पर यकीन करो। नेक्स्ट डे फू चैन ये सारी रिकॉर्डिंग देख रहा होता है और थोड़ा गिल्टी फील भी करता है। तभी डॉक्टर उसे कॉल करके बताता है कि जियांगशी ने अपनी कलाई काट कर सुसाइड कर लिया।
तो फू चैन कहता है कि इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ जियांगशी इमोशनल होकर अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ ये दिखाया जाता है कि बचपन में फू चैन लॉन्ली रहता था क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से वो खेल नहीं पाता था और इस वजह से उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। तो जियांगशी उसके पास आकर कहती है कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। फू चैन कहता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता और ना ही फ्रेंड बनना चाहता है। तो जियांगशी कहती है कि आज से मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और हम साथ खेलेंगे। नेक्स्ट डे फू चैन जियांगशी के पास आता है, तभी डॉक्टर उसके रिपोर्ट्स ले आता है, जिसे देखकर फू चैन शॉक्ड होता है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में जियांगशी की सिर्फ एक ही किडनी बताई गई है। तो वो डॉक्टर से कहता है कि इसकी एक किडनी क्यों है। ये कहते ही वो उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जियांगशी की किडनी ऑपरेशन हुआ है। जियांगशी डरते हुए कहती है कि मेरे पास मत आओ। फू चैन कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही किडनी क्यों है, जवाब दो मुझे। जियांगशी कुछ नहीं बताती क्योंकि वो बहुत डर रही होती है। तभी यहाँ ये दिखाया जाता है कि जब फू चैन को किडनी की जरूरत थी तो वो जियांगशी ही थी जिसने अपनी किडनी देकर फू चैन को बचाया था। पर ये बात तो फू चैन को आज तक पता नहीं चल पाया। इनफैक्ट उसे तो यही बताया गया है कि यांगजी ने उसे अपनी किडनी डोनेट की थी। जियांगशी की मेडिकल रिपोर्ट देखकर तो फू चैन भी सोच में पड़ जाता है और दूर से बस जियांगशी को ही देख रहा होता है। तभी असिस्टेंट आता है तो वो असिस्टेंट से कहता है कि जाओ और पता करो कि वो कौन थी जिसने मुझे अपनी किडनी डोनेट की थी। मैं सच जानना चाहता हूँ कि असल में क्या हुआ था। नेक्स्ट डे यांगजी की मॉम परेशान बैठी हुई होती है, तभी यांगजी आती है जो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देती है। इससे ये पता चलता है कि यांगजी और उसकी मॉम ने फू चैन से झूठ कहा ताकि वो जियांगशी से नफरत करे। खैर यांगजी मॉम से पूछती है कि वो परेशान क्यों है, तो मॉम कहती है कि अब मैं और हेल्प नहीं कर सकती। किडनी वाली बात पर फू चैन को शक होने लग गया है। ये सुनकर यांगजी शॉक्ड होती है। मॉम कह रही है कि मुझे डर है कि अब सच सबके सामने आ जाएगा। अगर सच सबके सामने आ गया तो हम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता। यांगजी कहती है कि जियांगशी सच में मुझे परेशान करने वाली है। मॉम आप फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत से तरीके हैं उसे सबक सिखाने के। मैं उस यांगजी को फू चैन का कभी होने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर ली चुपके चुपके आकर जियांगशी को इंजेक्शन लगा रहा होता है। तभी सही समय पर फू चैन आता है और उससे पूछता है तो वो डॉक्टर तुम ही हो ना जिसने मेरी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी किया था, तो चलो बताओ वो कौन है जिसने मुझे किडनी डोनेट किया था। डॉक्टर ली कुछ नहीं बताता तो फू चैन कहता है कि तुम सच में काफी लॉयल हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बॉस कौन है, पर क्या वो तुम्हें बचाने के लिए तैयार होगा। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि मिस यांगजी के रिपोर्ट्स आ गए हैं। जिसके बाद फू चैन जब यांगजी के रिपोर्ट्स देखता है तो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि यांगजी को जो जहर दिया गया था वो ज्यादा जहरीला नहीं था। असिस्टेंट कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने उस जगह को चेक करने के लिए अपने लोगों को भेजा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। तभी फू चैन को कोई वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करता है जिसमें जियांगशी और यांगजी की वॉइस होती है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फू चैन का जियांगशी को लेकर जो शक दूर हो रहा था अब वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यांगजी को पॉइजन देने वाली और कोई नहीं जियांगशी ही थी। सच जानकर वो गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पॉइजन देने की। जिसके बाद वो जियांगशी को क्लब लाकर पुश करता है। जियांगशी रोते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। फू चैन कहता है कि जब यांगजी ने तुमसे दया की भीख मांगी थी तो क्या तुमने उसे छोड़ा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें टच तक नहीं करूंगा। ये कहते ही वो कुछ लड़कों को बुलाकर कहता है कि ये आज रात तुम्हारी है। दोनों लड़के जाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जियांगशी चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रही होती है, पर फू चैन उसकी तरफ देखता भी नहीं और असिस्टेंट से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दो। मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये जाने कि जियांग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी लड़कों को कैसे सिड्यूस करती है। असिस्टेंट उसकी वीडियो बनाने लगता है। जियांगशी चिल्लाकर कहने लगती है कि फू चैन मैं तुमसे 10 साल से प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर फू चैन गुस्से में आकर ड्रिंक करने लगता है और फिर उन लड़कों को जाने के लिए कहता है। जियांगशी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अब भी मुझ पर ट्रस्ट करते हो। फू चैन कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं, तुमने यांगजी के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए यह सजा बहुत कम है।
यकीन मानो, मैंने तुम्हें टॉर्चर करने के लिए एक बेहतर तरीका सोचा है। ये कहते ही वो उसे हॉस्पिटल ले आता है और कहता है कि तुमने यांगजी के साथ जो कुछ भी किया, अब मैं तुम्हें उसका मजा चखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस दर्द का मजा चखो जो यांगजी ने झेला है। नर्स उसे बांधकर टॉर्चर करने लगती है और इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। तकरीबन 1 मंथ तक उसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहते हैं। फू चैन ऑफिस में बैठकर जियांगशी की वीडियो देखकर कहता है कि तुम्हारे लिए झूठ बोलना कितना आसान है। तभी असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है कि जियांगशी सुसाइड करने जा रही है, वो बिल्डिंग से जंप लगाने वाली है। ये सुनकर फू चैन भागा दौड़ा उसके पास जा रहा होता है। दूसरी तरफ जियांगशी रूफटॉप पर खड़ी होकर कहती है कि फू चैन, मैंने सोचा कि अगर मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी तो तुम एक ना एक दिन मेरी फीलिंग समझ जाओगे। मैं वो नहीं जिसने यांगजी को हर्ट किया। ये कहते ही वो उन सब टॉर्चर्स को याद कर रही होती है जो फू चैन ने उसके साथ किया। तभी फू चैन आता है तो जियांगशी कहती है कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने पहले ही मुझे बहुत टॉर्चर किया, अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? तुम मुझे चैन से मरने क्यों नहीं देते? फू चैन कहता है कि तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम्हें पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। जियांगशी कहती है कि मैंने यांगजी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाया, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसका मैं कफारा करूं। फू चैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अब मैं थक गई हूं। तुमसे प्यार करना मेरी भूल थी। ये कहते ही वो खुद को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है, पर फू चैन सही समय पर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी इजाज़त के बिना तुम मर भी नहीं सकती। तभी जियांगशी का हाथ छूट जाता है, बट फू चैन ने पहले ही बिल्डिंग के नीचे रेस्क्यू टीम को बुला लिया था, जिससे जियांगशी बच जाती है और थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। फू चैन हॉस्पिटल में परेशान बैठा हुआ होता है। तभी असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि जियांगशी ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुई, बस वीकनेस की वजह से उसे अभी तक होश नहीं आया। फू चैन कहता है कि बेस्ट डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाओ और जैसे ही उसे होश आए मुझे बताना। तभी असिस्टेंट को कॉल आता है। उसकी बात सुनकर वो बहुत खुश होता है और फू चैन से कहता है कि मिस यांगजी को होश आ गया है, वो कोमा से बाहर आ गई। ये सुनकर फू चैन भी खुश होता है। असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी खतरे से बाहर है। फू चैन कहता है कि मुझे अभी उसके पास ले चलो, जिसके बाद वो यांगजी के पास आता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है और झूठ मूठ का चेकअप करने के बाद वो फू चैन से कहता है कि वैसे तो ये ठीक है, पर इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ये डरी हुई है और इसे एमनेशिया हुआ है, इसे ज्यादा कुछ याद नहीं। फू चैन डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर कहता है कि ये कहना मुश्किल है। हाँ, अगर आप इनका हद से ज्यादा ख्याल रखो, हर वक्त इसके पास रहो, तो शायद ये ठीक हो सकती है। ये कहते ही डॉक्टर चला जाता है। यांगजी की मॉम रोने का ड्रामा करते हुए फू चैन से कहती है कि देखो इसकी तरफ, क्या हो गया इसे, अब मैं क्या करूं? माँ का ड्रामा पूरा होता नहीं, बेटी भी चक्कर आने का ड्रामा स्टार्ट करती है। तो फू चैन कहता है कि आप फिक्र ना करें, यांगजी जल्द ही ठीक हो जाएगी, मैं इसका बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। ये कहते ही वो चला जाता है और उसके जाते साथ ही माँ बेटी का ड्रामा भी बंद हो जाता है। दूसरी तरफ जियांगशी को होश आता है और उसे याद आता है कि फू चैन ने उसे बचाया था। तो वो कहती है कि फू चैन, तुमने मुझे क्यों बचाया? तभी फू चैन आता है तो जियांगशी कहती है कि मैंने सच में यांगजी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फू चैन कहता है कि खुशकिस्मती से यांगजी को होश आ गया है। क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रही। खुश होगी भी कैसे, तुम तो उसे मारना चाहती थी ना। चलो अब जल्दी ठीक हो जाओ। तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया उसका कफारा करने के लिए तुम्हें उसका पर्सनल मेट बनना होगा और उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये कहते ही वो चला जाता है और फिर 1 वीक बाद वो जियांगशी को डिस्चार्ज करके घसीटते हुए कार में बिठाकर असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी हमें फू हाउस ले चलो। जियांगशी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। फू चैन कहता है कि वो तुम ही थी ना जो मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी, तो अब ये सब दिखावा क्यों कर रही हो? हमारी शादी हुई है, अब तुम मेरी वाइफ हो, सो चुपचाप अपने घर चलो। ये कहते ही वो गुस्से से कार का दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद वो उसे घर लाकर पुश करके नीचे गिरा देता है और सर्वेंट से कहता है कि आज से ये फू फैमिली की सर्वेंट होगी। जियांगशी कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो फू चैन उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार करूँगा भी नहीं। फिर
सर्वेंट से कहता है कि इसे नीचे ले जाओ और इसके लिए सबसे गंदा और सबसे थका देने वाला काम ढूंढो। नेक्स्ट डे फू चैन यांगजी की मॉम को कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम कहती है यांगजी ठीक हो रही है और वो तुम्हें देखना चाहती है। फू चैन कहता है ठीक है, फिर उसे रात को डिनर के लिए मेरे घर ले आओ। यांगजी की मॉम से बात करने के बाद वो असिस्टेंट से कहता है कि फू फैमिली कॉल करके इन्फॉर्म कर दो कि यांगजी डिनर के लिए घर आएगी और सर्वेंट से कह दो कि आज रात का सारा डिनर जियांगशी अकेले ही बनाएगी, कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। यांगजी और उसकी मॉम डिनर के लिए फू फैमिली आ जाते हैं। यांगजी की मॉम कहती है कि इस बार इतने बड़े इंसिडेंट का सामना करना यांगजी के लिए सच में आसान नहीं था। ये अब सब कुछ भूल चुकी है, इसे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। यांगजी ठीक है, मेरे पास है, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बस आशा करती हूँ कि फ्यूचर में इसके साथ फिर से ऐसा कभी ना हो। तुम इसका हर वक्त साथ देना। फू चैन यांगजी से कहता है कि तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए किसी से सूप बनवाया है, उसे जरूर पीना। तभी जियांगशी सूप लेकर आती है तो फू चैन कहता है कि वहाँ खड़ी क्यों हो, आओ और यांगजी को सर्व करो। तभी यांगजी अच्छा बनने का ड्रामा स्टार्ट करते हुए फू चैन से कहती है कि ये तुम्हारी वाइफ है, तुम इसे सर्वेंट की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो। फू चैन कहता है कि ये इसकी अपनी गलती है जिसकी सजा इसे मिल रही है। यांगजी कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम इसे ब्लेम मत दो। ये कहते ही वो जियांगशी के पास जाती है और कहती है कि फू चैन ने तुम्हें गलत समझा होगा। ये कहते ही उससे सूप लेती है और जानबूझकर अपने हाथ पर सूप गिरा देती है और कहती है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ये देखकर फू चैन उसके पास जाता है और जियांगशी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जियांगशी कहती है कि मैंने नहीं गिराया। तभी यांगजी कहती है कि नहीं फू चैन, जियांगशी ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। फू चैन उसका जला हुआ हाथ देखकर कहता है कि अपनी हालत देखो, तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो और इसके लिए दया की भीख क्यों मांग रही हो। यांगजी रोते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ। फू चैन कहता है क्या कहा ठीक हूँ, अपना हाथ देखो लाल हो गया है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। ये कहते ही वो जियांगशी को पुश करके चला जाता है। यांगजी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उनके जाने के बाद यांगजी की मॉम जियांगशी से कहती है कि देखा तुमने, फू चैन को तुमसे ज्यादा यांगजी की फिक्र है, वो उससे प्यार करता है तुमसे नहीं, सो उसका पीछा छोड़ दो गवार लड़की। जियांगशी कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, वो फू चैन है जो मुझे छोड़ना नहीं चाहता। यांगजी की मॉम कहती है कि चुप हो जाओ, तुम ही थी ना जिसने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया और अब ऐसी बातें कर रही हो। जियांगशी कहती है कि मैंने उसे मजबूर नहीं किया, उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की। ये सुनकर यांगजी की मॉम हंसती है और उसके पास जाकर कहती है कि वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि तुमने उसे बचाया। ये सुनकर जियांगशी थोड़ी शॉक्ड होती है। दूसरी तरफ फू चैन यांगजी को फर्स्ट एड दे रहा होता है। यांगजी कहती है कि सॉरी फू चैन, मेरी वजह से तुम परेशान हो गए। फू चैन कहता है कि खुद को ब्लेम मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब उस जियांगशी की गलती है। यांगजी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं उसे तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगी। फू चैन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। जियांगशी कहती है कि तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। फू चैन कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये कहते ही अपना हाथ छुड़ा कर मुँह फेर लेता है तो यांगजी कहती है क्या तुम्हें उसकी परवाह है, क्या तुम उससे प्यार करते हो। फू चैन कहता है नहीं तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। यांगजी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये कहते ही वो चुप हो जाती है तो फू चैन कहता है बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। यांगजी कहती है कि जियांगशी शायद मुझे इसलिए मारना चाहती है क्योंकि गलती से मैंने उसका स्कैंडल एक्सपोज कर दिया था। ये सुनकर फू चैन शॉक्ड होता है। यांगजी उसे वीडियो दिखाती है जिसमें जियांगशी कुछ लड़कों के साथ खुलकर ड्रिंक कर रही होती है। फेक वीडियो देखकर फू चैन हर्ट हो जाता है क्योंकि वो जियांगशी से प्यार करता है। यांगजी कहती है कि मुझे डर है कि अगर ये वीडियो लीक हो गई तो इससे जियांगशी की रेपुटेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। वीडियो देखकर फू चैन पूरी तरह से टूट जाता है। जियांगशी के लिए प्यार उसका नफरत में बदलता जा रहा है और ये सब यांगजी की वजह से हो रहा है। देखना होगा ये फेक वीडियो देखने के बाद फू चैन जियांगशी के साथ क्या करेगा और जियांगशी को और क्या क्या फेस करना होगा। जियांगशी की फेक वीडियो देखने के बाद फू चैन बार आकर ड्रिंक करने लगता है और पूरी तरह से नशे में टली हो जाता है। तभी असिस्टेंट आता है और उससे कहता है कि मिस्टर फू अब बस करें, आपने बहुत ज़्यादा पी रखी है, मैं आपको घर ले जाता हूँ। वो उसे उठा कर ले जा रहा होता है।
फू चैन असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाओ और कार लेकर आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। असिस्टेंट के जाने के बाद फू चैन के पास से 2 लड़के गुजरते हैं और ये वही लड़के होते हैं जो फू चैन ने वीडियो में जियांशी के साथ देखा था। वो उनके पीछे जाता है और उन्हें रोक कर पूछता है कि तुम्हारा जियांशी के साथ क्या रिलेशनशिप है। चुजू कहता है कि कौन जियांशी, लगता है टल्ली होकर पागल हो गया है। ये कहते ही वो जाने लगते हैं तो फू चैन जाकर उन्हें रोकता है। फिर क्या दोनों लड़के फू चैन को मारने लगते हैं। तभी पीछे से कोई कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर दोनों लड़के भाग जाते हैं। फू चैन जब देखता है तो वो और कोई नहीं जियांशी होती है। फिर वो बेहोश हो जाता है। असिस्टेंट और जियांशी उसे घर ले आते हैं। असिस्टेंट उसे जियांशी के हवाले करके चला जाता है। जियांशी उसका ख्याल रखने लगती है। तभी फू चैन को होश आता है। वो उसे खुद से दूर करके उड़ जाता है तो जियांशी कहती है मुझे फिक्र थी कि तुम्हें आधी रात को प्यास लगेगी, इसलिए मैं पानी रख कर तुम्हारा फेस पोंछ कर यहाँ से जाने वाली थी। फू चैन गुस्से से कहता है कि अगर आज मैंने उस लड़के को अपनी आंखों से ना देखा होता तो मुझे कभी पता नहीं चल पाता कि तुम कितनी घिरी हुई लड़की हो। जियांशी कहती है कि कौन सा लड़का, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फू चैन कुछ नहीं कहता। वो उसे पुश करके उसके मुंह पर पानी का गिलास फेंक कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांशी फू चैन के लिए ब्रेकफास्ट ले आती है। फू चैन कहता है कि कल मैंने तुम्हें जो कहा, क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा। जियांशी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फू चैन गुस्से से कहता है कि तुम ऐसे सच नहीं बताओगी, लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। जब तक तुम मुंह नहीं खोलोगी तब तक तुम कमरे में बंद रहोगी। ये कहते ही वो उसे पकड़ कर ले जा रहा होता है। जियांशी उसे रोक कर कहती है कि फू चैन प्लीज मुझे फिर से रूम में लॉक मत करो। फू चैन उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है कि क्या तुम भूल गई तुमने क्या किया जो मैं तुम पर रहम खाऊं। ये कहते ही वो उसे ले जाकर रूम में बंद कर देता है। काफी दिनों तक जियांशी रूम में बंद रहती है और बार बार यही कह रही होती है कि मैंने यांगजी के साथ कुछ नहीं किया, मैंने अपनी किडनी देकर तुम्हें बचाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते। तभी एंट्री होती है सेकंड मेल लीड फू हान की। वो जियांशी से कहता है कि पता चला है कि फू चैन के बॉडी में जो किडनी है वो तुम्हारी है। जियांशी पूछती है कि तुम कौन। फू हान कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम पागल हो या बेवकूफ, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाई और उसे ये पता तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है ऐसे चुपचाप सहने से सब ठीक हो जाएगा। ये कहते ही वो उसके पास जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मैं फू चैन का सौतेला भाई फू हान हूँ, जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता, नाजायज औलाद जो हूँ। जियांशी कहती है कि तुमने जो अभी कहा उसका क्या मतलब है। फू हान कहता है कि तुम फू चैन को बचपन से जानती हो और 10 साल से उसे पसंद करती हो, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कैसा इंसान है। जियांशी कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि वो ये तक नहीं जानता कि मैंने उसकी जान बचाई। फू हान कहता है कि क्या तुम उसे सच नहीं बताओगी। जियांशी कहती है कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता और मेरे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। तो फू हान कहता है कि मैं एविडेंस ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जियांशी कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। फू हान बताने ही वाला होता है कि उसकी हेल्प के बदले वो क्या चाहता है, पर उसके बताने से पहले ही जियांशी बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। तभी फू चैन आता है और कहता है कि जिसे तुमने अपनी बाहों में लिया हुआ है वो मेरी वाइफ है। फू हान कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ है, तुम इसे यहाँ बंद करके कैसे रख सकते हो। मैं यहाँ से गुजर रहा था और इन्हें बेहोश देखा तो इसलिए इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। फू चैन उसे दूर करके जियांशी को अपने पास ले लेता है और कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, सो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही वो जियांशी को उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। फू चैन आता है तो देखता है कि डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा है। वो चेकअप करने के बाद उसे उसकी कंडीशन के बारे में बताता है। फू चैन उसे पूछता है कि इसे कब तक होश आएगा। डॉक्टर कहता है कि बस कुछ देर में। फू चैन उसके होश में आने तक वहीं बैठा हुआ होता है। तभी जियांशी को होश आता है। वो फू चैन को देखकर मुंह फेर लेती है। तो फू चैन कहता है कि क्या हुआ, मुझे यहाँ देखकर तुम खुश नहीं हुई। तुमने सोचा होगा कि फू हान तुम्हारे पास आएगा। जियांशी कहती है कि हमारे बीच जो भी मैटर है उसका फू हान से कोई लेना देना नहीं, उसे बीच में मत घसीटो। ये सुनकर फू चैन गुस्सा होकर कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। जियांशी कहती है कि छोड़ो मुझे, जाने दो। फू चैन नहीं छोड़ता तो इस चक्कर में जियांशी के सर में चोट लग जाती है। ये देखकर फू चैन परेशान हो जाता है और डॉक्टर को बुलाने लगता है। उसके बाद वो उसे घर ले आता है और उसे दलिया ला कर देता है और कहता है कि इसे खा लेना।
जियांगशी नहीं खाती तो फू चैन उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है और कहता है कि चुपचाप इसे खाओ और फिर मेरे रूम से निकल जाना। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम जियो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। यांगजी बाहर खड़ी ये सब देख रही होती है और कहती है कि जियांगशी तुम जो चाहती हो मैं वो तुम्हें कभी पाने नहीं दूंगी। ये कहते ही वो गुस्से से मॉम के पास जाती है और कहती है कि फू चैन अभी भी जियांगशी में इंटरेस्टेड है। उनके बीच सब ठीक हो रहा है। अगर किडनी डोनेट वाली बात उसने फू चैन को बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। यांगजी कहती है कि हम कर भी क्या सकते हैं। मॉम कहती है कि क्या तुम भूल गई जियांगशी के फादर ने क्या किया था? फू ग्रुप के क्राइसिस का फायदा उठाकर फू चैन को शादी के लिए फोर्स किया। यांगजी कहती है कि ये तो मैं भी जानती हूँ। फू चैन इस बात से जियांगशी से नाराज भी हुआ था, पर अब उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम कहती है कि क्या होगा अगर उसे ये यकीन दिलाया जाए कि ये सब जियांगशी के डैड ने किया था? फिर क्या माँ बेटी इस काम पर लग जाते हैं। वो झूठे एविडेंस बनाकर फू चैन के सामने ले आते हैं। असिस्टेंट फू चैन को फाइल लाकर देता है और कहता है कि कंपनी में जो बहुत से कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स हुई थी वो किसी की साजिश थी। जब मैंने उसका पता करवाया तो पता चला कि ये जियांग ग्रुप की वजह से हुआ। इस एम्प्लॉय के अकाउंट में जियांग ग्रुप की तरफ से बहुत से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। फू चैन उस एम्प्लॉय को बुलाने के लिए कहता है। एम्प्लॉय आता है और सॉरी कहकर सारा ब्लेम जियांग ग्रुप में डाल देता है कि उसने उसे ऐसा करने को कहा था। फू चैन कहता है कि रीजन बताओ। तो वो कहता है कि मिस्टर जियांग ने जो कुछ भी किया वो फू ग्रुप को बैंकरप्ट करने के लिए किया था, क्योंकि मिसेस जियांग आपसे शादी करना चाहती थी। इसलिए मिस्टर जियांग ने ये सब क्राइसिस पैदा किए ताकि आप मिसेस जियांग से शादी कर लो। इस झूठ पर भी फू चैन यकीन कर लेता है और असिस्टेंट से कहकर जियांग ग्रुप के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहता है जिससे वो दिवालिया हो जाए। असिस्टेंट ऐसा ही करता है। वो सब कुछ करने के बाद आकर फू चैन को रिपोर्ट देता है और कहता है कि अब आप क्या करने वाले हो। फू चैन कहता है कि मिस्टर जियांग को मेरे पास ले आओ। असिस्टेंट उसे फू चैन के पास ले आता है तो मिस्टर जियांग कहता है कि फू चैन मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारी कंपनी को दिवालिया होने से बचाया जिसका ये सलाह तुम मुझे दे रहे हो। फू चैन कहता है कि तुम बैंकरप्ट हो गए हो क्योंकि तुम्हारे सारे प्लान बर्बाद हो गए। अफसोस की बात है ना। ये सुनकर मिस्टर जियांग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो फू चैन कहता है कि अगर तुमने मेरे पेरेंट्स को ना मारा होता तो फू ग्रुप को इतने सारे क्राइसिस का सामना ना करना पड़ता। मिस्टर जियांग कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? ये सुनकर फू चैन उन्हें वेयर हाउस ले आता है और कहता है कि अब सच बताओ। मिस्टर जियांग कहता है कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था मैंने तुम्हारे मॉम डैड को देखा तो वो पहले से ही अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। जब वो मर रहे थे तो उन्होंने मुझे तुम्हारा और फू ग्रुप का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। फू चैन कहता है कि क्या कहा? तुम वहाँ से गुजर रहे थे? बड़ा अच्छा बहाना बनाया तुमने। तुम कभी भी उस रास्ते से नहीं जाते तो उस दिन उस एरिया से कैसे गए? तुम बाप बेटी एक जैसे हो, झूठ से भरे हुए। मिस्टर जियांग कहता है कि मैं तुम्हें जियांगशी की इंसल्ट करने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन इसका जियांगशी से कोई लेना देना नहीं। वो तुमसे 10 साल से प्यार करती है। ये सुनकर फू चैन उन्हें लात मार कर कहता है कि उस घटिया लड़की का नाम मत लो, वो तुमसे ज्यादा इसकी हकदार है। फू चैन मिस्टर जियांग को वेयर हाउस में कैद करके घर आता है और जियांगशी से कहता है कि मुझे पाने के लिए तुमने कितने लोगों को मारा और उन्हें हर्ट किया, इसका कफारा तुम्हें करना होगा। फिर उसे बुली करके कहता है कि क्या जियांग फैमिली के सारे लोग ऐसे ही हैं? जियांगशी कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फू चैन कहता है कि तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो, दूसरों को हर्ट करने के बाद ऐसे जताते हो जैसे तुम इनोसेंट हो। जियांगशी कहती है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया? फू चैन मिस्टर जियांग की वीडियो दिखाकर कहता है कि इसने मेरे मॉम डैड को मार डाला और मेरी कंपनी को भी बर्बाद करना चाहा, पर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जल्दबाजी में इसने ऐसी गलती कर दी जिससे मेरे सामने इसका सारा सच आ गया। अगर ऐसा ना होता तो आज फू ग्रुप ना होता। ये सुनकर जियांगशी शॉक्ड होकर कहती है कि इम्पॉसिबल, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, वो इस तरह के इंसान नहीं है। फू चैन प्लीज उन्हें हर्ट मत करो, मेरे डैड को जाने दो। फू चैन कहता है कि मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जाओ घुटनों के बल बैठो और यांगजी से तब तक माफी मांगो जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देती। ये कहते ही वो उसे यांगजी के पास ले जाता है। यांगजी की मॉम कहती है कि फू चैन तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो?
यांगजी पहले ही हर्ट हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि ये उसे फिर से चोट पहुंचाए। फूचेन कहता है कि आंटी, मैं इसे यहाँ माफी मांगने के लिए ले आया हूँ। यांगजी की मॉम कहती है कि कैसी माफी, तुम्हें अब याद आया, पहले तुम्हें इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया। फूचेन जियांगशी से कहता है कि भूलो मत, तुम्हारे डैड मेरे कब्जे में है, सो ओबीडेंट रहो। जियांगशी डैड के खातिर उनके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगती है। तभी फूचेन को असिस्टेंट का कॉल आता है। उससे बात करने के बाद वो कहता है कि मैं अभी कंपनी जा रहा हूँ, जब तक ये तुम्हें माफ नहीं कर देते तब तक तुम यहाँ घुटने टेकी रहो। फूचेन के जाने के बाद यांगजी की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, ये मत सोचो कि अगर तुम यहाँ आकर माफी मांगोगी तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। यांगजी कहती है कि अगर तुम ना होती तो आज फूचेन की वाइफ मैं होती। जियांगशी कहती है कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी, तुम उससे कहो कि मेरे डैड को जाने दे, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। यांगजी कहती है कि मिसेस जियांग जो उस समय इतनी वैल्यूबल थी, अब इतनी शर्मिंदा क्यों है। जियांगशी कहती है कि तुम फूचेन से कहो कि मेरे डैड को जाने दे, इसके बदले तुम जो कहोगी मैं करूंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करोगी, बस उससे कहो कि मेरे डैड को जाने दे। यांगजी कहती है कि तुम्हें फूचेन से दूर करने के लिए वो वीडियो ही काफी थी, अगर तुम ड्रामा ना करती तो वो कब का तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल चुका होता। जियांगशी कहती है कि तुमने उसे वो वीडियो दिखाई, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। यांगजी कहती है कि ऑफ कोर्स तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो ये सोचे कि तुम ऐसा करती हो। इस वीडियो को देखो, कितना रियल लग रहा है ना, इसे रियल दिखाने के लिए मैंने बहुत से पैसे खर्च किए। जियांगशी कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करी हो, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। यांगजी कहती है कि तुम्हारा होना ही एक गलती है, बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे नीचा ही दिखाया है, हर कोई सिर्फ तुम्हें ही इम्पोर्टेंस देता आया है। जब मुझे पता चला कि तुम फूचेन से प्यार करती हो, तभी मैंने बदला लेने का ठान लिया और तुम्हारे किडनी डोनेट वाली बात का सहारा लेकर उसे अपनी तरफ कर लिया। जियांगशी को सच बताने के बाद यांगजी फूचेन के पास जाती है और उसके क्लोज जाकर बैठ जाती है, पर फूचेन उसका हाथ दूर करता है और कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, अगर तुम्हें कोई काम है तो बताओ। यांगजी कहती है कि मैंने सिस्टर जियांगशी से सुना है कि तुमने अंकल जियांग को कैद करके रखा हुआ है। फूचेन कहता है कि जरूर जियांगशी ने तुम्हें उन्हें छोड़ने के लिए कहा होगा। यांगजी कहती है कि सच बताऊं, जियांगशी और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, मैं उसे उदास नहीं देख सकती, प्लीज तुम मुझे अंकल जियांग से मिलाने ले चलो। फूचेन कहता है कि तुम उसकी हेल्प क्यों करना चाहती हो। यांगजी कहती है कि अगर वो मिस्टर जियांग थे जिसने तुम्हारे साथ वो सब किया, तो मैं उनसे सच उगलवाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, और वैसे भी जियांगशी ने मेरी हेल्प की थी जब मैं बीमार थी, अब मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। फूचेन कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, उसके सच बताने या ना बताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फूचेन यांगजी को अंकल जियांग के पास ले आता है जो बेहोश पड़ा होता है। वो यांगजी से कहता है कि इनके करीब मत जाना, मुझे डर है कि कहीं ये तुम्हें हर्ट न कर दे। यांगजी कहती है कि मुझे अंकल जियांग से अकेले में मिलना है, वो बचपन से मुझसे प्यार करते हैं, तुम फिक्र मत करो, वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे। फूचेन उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। यांगजी अंकल जियांग के पास जाती है और कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। मिस्टर जियांग कहता है कि तुम यांगजी हो ना, कैसी हो तुम, और मेरी बेटी जियांगशी कैसी है, वो ठीक तो है ना। यांगजी कहती है कि जियांगशी की हालत बहुत खराब है। मिस्टर जियांग कहता है कि क्या हुआ है जियांगशी के साथ, जल्दी बताओ। यांगजी उन्हें फेक वीडियो दिखाती है जिसे देखकर मिस्टर जियांग हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जियांगशी फूचेन से प्यार करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती, उसने अपनी किडनी देकर फूचेन की जान बचाई, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे फूचेन उससे नफरत करे। यांगजी कहती है कि इस वीडियो को देखने के बाद फूचेन को बहुत गुस्सा आया, उसने सिस्टर जियांगशी को धमकाने के लिए आपका इस्तेमाल किया। जियांगशी को आपकी फिक्र है, ऐसा ना हो कि वो खुद को मार डाले। यांगजी ये सब बातें इसलिए करती है ताकि मिस्टर जियांग अपनी गलती मान ले जो उसने नहीं की। ऐसा ही होता है। मिस्टर जियांग यांगजी से कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम फूचेन से कहो कि वो जियांगशी के साथ कुछ भी ना करे, वो बेकसूर है, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मैं कसूरवार हूँ। नेक्स्ट डे यांगशी जियांगजी के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ, अंकल जियांग वो आज़ाद हो गए। ये कहते ही वो उसे पिक्चर दिखाती है जिसे देखकर जियांगशी रोने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। यांगजी कहती है कि ये सब तुम बाप बेटी की गलती है। जियांगशी फूचेन के लिए कॉफी ले जाती है। फूचेन कहता है कि इसे यहाँ रखकर दफा हो जाओ। जियांगशी नहीं जाती तो फूचेन गुस्सा होकर कहता है कि सुना नहीं तुमने, दफा हो जाओ। जियांगशी कहती है कि मैं अपने डैड से मिलना चाहती हूँ, तुम मुझसे जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ।
फूचेन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे सामने शर्तें रखो। जियांगशी उसे तस्वीर दिखाकर कहती है कि मैंने पता करवाया है कि इस तस्वीर में जो पर्सन है वो मेरे डैड हैं। फूचेन कहता है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल करके सुसाइड कर ली। जियांगशी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुमने उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर किया होगा। ये कहते ही वो नाइफ उठाकर उसे मारने लगती है, पर फूचेन उसे रोकता है और उसका गला दबाकर कहता है कि अपने ये हाथ संभाल कर रखो। नेक्स्ट सीन में जियांगशी रूम में होती है, तभी मैनेजर आता है और फूचेन के ऑर्डर पर उसे मेडिसिन खिलाने लगता है। जियांगशी मेडिसिन खाने का नाटक करती है और उसके जाने के बाद वो मेडिसिन निकाल देती है। तभी फूचेन आता है और कहता है कि काश तुम पहले ही इतनी ओबीडेंट होती तो मैं तुम्हें धमकाने के लिए तुम्हारे डैड को यूज ना करता और ना ही तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो मरते। जियांगशी कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने अपने डैड को मारा। ये कहते ही वो रोने लगती है। फूचेन उसे रोता देखकर गिल्टी फील करता है, पर उसे दिलासा नहीं देता और कहता है कि ये मेडिसिन तुम्हारे हेल्थ के लिए है, ऐसे ही बात मानती रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जियांगशी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। फूचेन स्टडी रूम में परेशान बैठा होता है, तभी यांगजी उसके लिए कॉफी ले आती है और कहती है कि मैंने सुना है जब जियांगशी को अंकल के मौत का पता चला तो वो पागल होकर तुम्हें मारना चाहती थी, तुम उसे मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं भेज देते। फूचेन कहता है कि कोई जरूरत नहीं, उसका रूम में लॉक रहना ही ठीक है, मेडिसिन लेगी तो ठीक हो जाएगी। यांगजी उसे कॉफी देती है जिसमें उसने ड्रग मिलाया हुआ है। वो उससे कहती है कि मैंने पहली बार कॉफी बनाई है, पता नहीं कैसी बनी है, तुम इसे टेस्ट करके बता सकते हो। फूचेन जैसे ही कॉफी पीता है उसे चक्कर आने लगते हैं। यांगजी उसके नशे में होने का फायदा उठाती है और पीछे से हक करके कहती है कि क्या हमारा एक और बेबी हो सकता है। फूचेन उसे खुद से दूर करता है तो यांगजी कहती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। फूचेन कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। वो जाने लगता है तो यांगजी उसे रोककर कहती है कि मैं ठीक हूँ। ये कहते ही उसके क्लोज होने लगती है, पर फूचेन उसे रोकता है और वहाँ से चला जाता है। यांगजी का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। फूचेन नशे की हालत में जियांगशी के रूम में आता है। उसे नशे में देखकर जियांगशी डर जाती है और खुद से दूर होने का कहती है, पर फूचेन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो अब मुझे क्यों ठुकरा रही हो, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है। ये कहते ही वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बाद में उससे कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मिसेस फू बनाऊंगा। जियांगशी कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं मिसेस फू बनने का, जो कोई भी मिसेस फू बनेगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फूचेन उसे बुल्ली करके कहता है कि इतनी भी बेशर्म मत बनो। जियांगशी कहती है कि इतने दिनों से तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, मेरे डैड को भी मार डाला, तो बताओ बेशर्म कौन हुआ। फूचेन कहता है कि ये सब तुम्हारा कसूर है। ये कहते ही वो चला जाता है। जियांगशी फूहान को मिलने के लिए बुलाती है। फूहान आता है और कहता है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया। जियांगशी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम किडनी डोनेट की सच्चाई जानने में मेरी हेल्प करो। फूहान कहता है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि इसके बदले मैं क्या कंडीशन रखूंगा। जियांगशी कहती है कि तुम्हारी जो भी शर्त हो मुझे मंजूर है। फूहान कहता है कि तुम मेरी क्या हेल्प कर सकती हो, तुम्हारा जियांग ग्रुप तो फूचेन ने बर्बाद कर दिया। इसके अलावा क्या तुम फूचेन से 10 साल से प्यार नहीं करती, तो ये सब क्यों कर रही हो। जियांगशी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे 10 साल से प्यार करती हूँ, उसने मेरे और मेरे डैड के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद से अब वो प्यार नहीं रहा। फूहान कहता है कि मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद आया, ठीक है मैं तुम्हारे लिए उसे चेक करूंगा, लेकिन तुम्हें फू ग्रुप को पाने में मेरी हेल्प करनी होगी। फूहान से मिलने के बाद जियांगशी घर आती है और चोरी छुपके फूचेन के स्टडी रूम में जाकर उसका लैपटॉप ओपन करती है और पासवर्ड लगाने लगती है, पर एक भी पासवर्ड सही नहीं लगता। तो वो कहती है कि मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता तो कंपनी के सीक्रेट्स कैसे जान पाऊंगी। फिर वो फाइल्स देखने लगती है, तभी उसे एक फाइल मिलता है और वो उसकी पिक्चर्स ले लेती है। नेक्स्ट डे फूहान जियांगशी के कहने पर लैपटॉप ले आता है। जियांगशी कहती है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर फू ग्रुप के सीक्रेट्स तुम्हें ला कर दूंगी, तुम्हें जल्द से जल्द सच सामने लाने में मेरी हेल्प करनी होगी। फूहान उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है कि फूचेन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती। जियांगशी कहती है कि हमारे बीच सिर्फ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है। फूहान कहता है कि फूचेन अंधा है जो तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं डिफरेंट हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। जियांगशी कहती है कि मैं अभी भी फूचेन की वाइफ हूँ, अगर उसे ये पता चल गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना,
अगर तुम सच में मेरे लिए सॉरी फील करते हो तो फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। जियांगशी लैपटॉप ओपन करके किसी से चैट पर बात कर रही होती है। ये वही लोग होते हैं जो फू चेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे, पर जियांगशी उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए मान जाती है और ये भी कहती है कि वो उनके सामने कभी नहीं आएगी, जो भी बात होगी ईमेल पर होगी। डीलर मान जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने और फू ग्रुप के सीक्रेट्स लीक होने पर फू चेन गुस्सा होता है और कहता है कि ये वही है जो शुरू से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रुकावट डाल रहा है, लेकिन इस बार इसने हद कर दी। असिस्टेंट कहता है कि मैंने पता करवाने की कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस बार नुकसान बहुत बड़ा है। फू चेन कहता है कि पता करो कि वो कौन है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसने मुझसे उलझने की हिम्मत की। असिस्टेंट कहता है कि मैंने पहले ही उसे ढूंढने की कोशिश की और उसे कोऑपरेशन करने की बात की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि वो कौन है। बस यही पता चल पाया है कि ये किसी इंटरनेशनल मास्टर का काम है और नुकसान पहले ही हो चुका है। इसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं। हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सप्लेनेशन देनी होगी। फू चेन कहता है कि पैसों का लालच देकर उनका मुंह बंद करवाओ और कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करवाओ। जियांगशी फूहान को मैसेज करती है कि तुम्हें मेरे लिए जो चेक करना था वो कैसा चल रहा है। फूहान रिप्लाई देता है कि मैं किसी भी समय तुम्हारे लिए सच का पता लगा सकता हूँ। तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन कब दोगी जो मैं चाहता हूँ। तभी फू चेन आता है तो जियांगशी लैपटॉप पिल्लो के नीचे छुपा कर बुक रीड करने लगती है। फू चेन कहता है कि मैंने सुना है तुम हर वक्त रूम में ही रहती हो। जियांगशी रूटली जवाब देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। तभी फू चेन उससे बुक छीन कर फेंक देता है और कहता है कि ये मत सोचो कि उस रात के बाद से तुम मिसेस फू बन जाओगी। जियांगशी कहती है कि उस रात तुम नशे में थे, लेकिन तुम उस लड़की के पास क्यों आए जिससे तुम नफरत करते हो? यांगजी के पास क्यों नहीं गए? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? ये सुनकर फू चेन उसे बुली करके कहता है कि मैं तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की से प्यार नहीं करता। मैं जियांगशी के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं, और वैसे भी तुम मेरे लिए एक टूल हो। नेक्स्ट डे फूहान डॉक्टर ली को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुमसे बस कुछ सवाल पूछूंगा। डॉक्टर ली कहता है कि तुम क्या जानना चाहते हो? फूहान कहता है कि मैंने सुना है तुम बहुत फेमस किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई फू चेन की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी भी तुमने की थी। डॉक्टर ली कहता है कि मैंने बहुत सी सर्जरीज की हैं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। हॉस्पिटल जाकर सर्जरी रिकॉर्ड चेक करके आपको बता दूंगा। फूहान कहता है कि क्या रिकॉर्ड को चेंज किया जा सकता है? तभी वहाँ जियांगशी आती है और कहती है कि फूहान तुम यहाँ कैसे? और फिर डॉक्टर ली को देखकर कहती है कि ये वही डॉक्टर है जिसने फू चेन की सर्जरी की थी। ये यहाँ कैसे? क्या तुम बीमार हो? डॉक्टर ली बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फूहान उसे कहता है कि तुम जैसी चालाक लोमड़ी से बात करना मुझे पसंद नहीं। पता नहीं फू चेन को तुम में क्या पसंद आ गया। ये कहते ही उसे पुश करके चला जाता है। डॉक्टर ली जा रहा होता है तभी यांगजी उसका रास्ता रोकती है और क्रेडिट कार्ड देकर कहती है कि इस कार्ड में 1 मिलियन है, तुम जानते हो क्या करना है। डॉक्टर ली कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर मेडिकल रिकॉर्ड चेंज किए और इस बात को राज भी रखा। अब कोई मुझसे पूछताछ कर रहा है और मेरी जांच भी कर रहा है। मैं अब इसे और छुपाना नहीं चाहता। यांगजी कहती है कि तुम पहले ही मुझसे प्रॉमिस कर चुके हो और वैसे भी मैंने तुम्हें इस काम के मुंह मांगी कीमत दी है, तो तुम अब पीछे नहीं हट सकते। डॉक्टर ली कहता है लेकिन मिस्टर फू मेरे पीछे पड़े हैं। यांगजी कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? डॉक्टर ली कहता है कि आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ जाएगा। यांगजी उसके मुंह पर कार्ड फेंककर चली जाती है। डॉक्टर ली से मिलने के बाद यांगजी मास्क पहनकर माफिया बॉय के पास जाती है और उसे पैसे देकर कहती है कि मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी। कल तुम्हें वहां जाकर किसी का कार एक्सीडेंट करना है, बाकी पैसे काम करने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। ये कहते ही वो उसे जियांगशी की पिक्चर दिखाती है। माफिया बॉय मान जाता है। नेक्स्ट डे यांगजी फू हाउस आती है और जियांगशी से कहती है कि तुम तो सच में खुद को फू चेन की वाइफ समझ बैठी हो। जियांगशी कहती है कि क्या तुम यहाँ मुझे जलील करने आई हो? यांगजी कहती है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि फू चेन मुझसे इतना प्यार क्यों करता है, और क्या तुम अंकल के बारे में भूल गई? जियांगशी कहती है कि तुम क्या जानती हो? यांगजी उसे एक पेपर देती है जिसमें एड्रेस लिखा होता है। वो उसे कहती है कि अगर तुम जानना चाहती हो तो कल इस जगह चली जाना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद जियांगशी रूम में होती है तभी दरवाजे पर फूहान आता है। जियांगशी उसके पास जाती है और कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या करे हो? फूहान कहता है कि तुम्हारी याद सता रही थी इसलिए तुम्हें देखने आ गया।
ये सुनकर जियांगशी दरवाजा बंद करने लगती है तो फूहान उसे रोकता है। जियांगशी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए सच जानने की जरूरत नहीं, मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर लूंगी। फूहान कहता है क्यों, तुम फू चैन के लिए अब पीछे हट रही हो। जियांगशी कहती है ऐसी कोई बात नहीं, एनीवे मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं, मैं खुद सच का पता लगा लूंगी। ये कहते ही उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके चली जाती है। नेक्स्ट डे जियांगशी यांगजी के बताए हुए जगह पर जा रही होती है। तभी फू चैन उसे देख लेता है और उसे फॉलो कर रहा होता है। वहाँ पहुंचकर जियांगशी यांगजी को कॉल करके कहती है कि मैं पहुंच गई, तुम कहाँ पर हो। यांगजी कहती है कि बस कुछ देर इंतजार करो। तभी सामने से कार आती है और जियांगशी का एक्सीडेंट करके चली जाती है। फू चैन ने जियांगशी को जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो उसके पीछे जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो जियांगशी को रोड पर पड़ा देखकर भागते हुए उसके पास जाता है। उसकी हालत देखकर वो इमोशनल हो जाता है और फिर एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। फू चैन परेशान बैठा होता है तो असिस्टेंट उसे दिलासा देते हुए कहता है कि बॉस आप फिक्र ना करें, मिसेस जियांग जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि पेशेंट को अर्जेंट ब्लड की जरूरत है, आपको जल्द ही किसी ब्लड डोनर को ढूंढना होगा। पेशेंट का ब्लड ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल है। फू चैन और जियांगशी का ब्लड ग्रुप सेम है, पर ये बात फू चैन नहीं जानता। वो अपना ब्लड टेस्ट करने जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसका और जियांगशी का ब्लड ग्रुप सेम है। ये सुनकर वो खुश होता है। फिर वो नर्स से पूछता है कि क्या किडनी डोनेट के लिए ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी है। नर्स कहती है ऑफ कोर्स ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी है, अदरवाइज बॉडी में रिजेक्शन रिएक्शन होगा। ये सुनकर फू चैन सोच में पड़ जाता है। क्या फू चैन को सच का पता चल जाएगा कि जियांगशी ने ही उसे अपनी किडनी डोनेट की थी। यांगजी फू ग्रुप जाती है तो फूहान कहता है कि तुम गलत समय पर आई हो, फू चैन यहाँ नहीं है। यांगजी कहती है कि मैं स्पेशली यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। फूहान कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। यांगजी कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें डॉक्टर ली के साथ कॉफी शॉप में देखा था, क्या जियांगशी ने तुम्हें कुछ चेक करने के लिए कहा था। फूहान कहता है क्यों, तुम्हें डर है कि मुझे पता चल जाएगा कि असल में क्या हुआ था। यांगजी कहती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पता चल भी गया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। फू चैन मेरी बात पर ट्रस्ट करेगा, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि अपने काम से काम रखो और बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। फूहान कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे धमकी देने वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। तभी यांगजी को कॉल आता है। उससे बात करके वो शॉक्ड होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जियांगशी बच गई है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और फू चैन से कहता है कि पेशेंट खतरे से बाहर है और बच्चे को भी बचा लिया गया है। ये सुनकर फू चैन शॉक्ड होकर कहता है कि क्या बच्चा। डॉक्टर कहता है कि तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है। तभी फूहान आता है और कहता है कि ये बच्चा मेरा है। ये सुनकर फू चैन गुस्सा होकर कहता है कि क्या कहा तुमने। फूहान कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। ये सुनकर फू चैन उसे मारता है तो फूहान कहता है कि क्या तुम उसे नफरत नहीं करते, बस एक बार तुम दोनों का डिवोर्स हो जाए तो हम दोनों अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करेंगे। फू चैन कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत। नेक्स्ट डे जियांगशी को होश आता है तो नर्स उसे कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अब बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा। जियांगशी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। नर्स कहती है कि हाँ, ये मिरेकल है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, सो प्लीज केयरफुल रहें। जियांगशी इमोशनल होकर बेबी से कहती है कि शायद तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि तुम जन्म लो। ये बात नर्स सुन लेती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जिस दिन वो तुम्हें हॉस्पिटल ले आया उस दिन वो तुम्हारे लिए काफी परेशान था, हर वक्त तुम्हारे बारे में पूछता, तुम्हें देखता रहता, उसने पर्सनली तुम्हारा ख्याल रखा। अगर उसे पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो बहुत खुश होगा। दूसरी तरफ फूहान के झूठ के बाद से फू चैन का काम पर ध्यान नहीं होता, वो हर वक्त बस उस बारे में सोचता रहता है। असिस्टेंट उसे कंपनी की रिपोर्ट दे रहा होता है पर वो अपने ही ख्यालों में खोया होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, उस दिन हॉस्पिटल से वापस आने के बाद से आप ऐसे हो गए हो, क्या आपको मिसेस जियांग की फिक्र है। फू चैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसकी फिक्र क्यों होगी। असिस्टेंट कहता है कि मैं लंबे समय से आपके साथ हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि आप अभी भी मिसेस जियांग की बहुत परवाह करते हो। फू चैन कहता है कि मुझे उसकी परवाह क्यों होगी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैं इंटरसीड नहीं कर रहा और ना ही मिसेस जियांग की साइड ले रहा हूँ,
लेकिन मुझे लगता है कि मिसेस जियांग वैसी लड़की नहीं है। आप उनके साथ फिर से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर लेते? फू चैन कहता है कि अपना काम करो और फिर घर आता है और उस दिन को याद करता है जब जियांगशी उसे अपने क्लोज आने से रोक रही थी। ये सारी बातें याद करने के बाद वो कहता है कि क्या फूहान की वजह से तुम मुझे अपने क्लोज आने से रोक रही थी? कितना अच्छा होता अगर तुम्हारे कोख में पल रहा बच्चा फूहान का ना होता। फू चैन जियांगशी से प्यार तो करता है पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसे नफरत करने लग गया है। पर फूहान के झूठ से उसे एहसास होने लग गया है कि वो उससे सच में प्यार करता है। अब देखना होगा कि ये अपनी फीलिंग्स कब एक्सप्रेस करता है। तभी वहाँ फूहान आता है और कहता है कि तुम तो उससे नफरत करती हो, तो तुम ये क्यों चाहते हो कि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे? फू चैन कहता है कि मैं उसे नफरत करता हूँ और तुम्हारे लिए उसे कभी डिवोर्स नहीं दूंगा और ना ही उसे परमिशन दूंगा कि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे। फूहान कहता है कि तुम उसे अबॉर्शन करवाने के लिए फोर्स करोगे, लेकिन वो उसके लिए नहीं मानेगी। फू चैन कहता है कि चाहे वो माने या ना माने, मैं उसका अबॉर्शन करवा कर ही रहूंगा। वो तुम्हारे बच्चे को बर्थ दे, इम्पॉसिबल, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ये सुनकर फूहान गुस्से से उसके पास जाता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो हमेशा तुमसे नफरत करेगी। फू चैन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फूहान कहता है कि इतने भी सेल्फिश मत बनो, तुम उसे खुद से दूर धकेल रहे हो। फू चैन कहता है कि उस चीज की उम्मीद मत रखो जो तुम्हारी नहीं है। ये कहते ही वो चला जाता है। असिस्टेंट फू चैन को हॉस्पिटल की रिपोर्ट ला कर देता है और कहता है कि आपके कहने पर मिसेस जियांग पर नजर रखी जा रही है और फूहान भी हॉस्पिटल आया था। फू चैन कहता है मैं जानता था। असिस्टेंट जा रहा होता है पर उसका उतरा मुखड़ा देखकर उससे कहता है कि बॉस, क्या आप जियांगशी को पसंद करते हो? फू चैन कहता है बिल्कुल भी नहीं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मुझे नहीं लगता कि मिसेस जियांग बुरी पर्सन है। अगर आप सच में उसे पसंद करते हो तो ऐसा करने से वो आपसे सच में दूर हो जाएगी। फू चैन कहता है बकवास बंद करो, लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं। नेक्स्ट डे फू चैन जियांगशी से मिलने हॉस्पिटल आता है और उसे अच्छे से मिल रहा होता है और कहता है कि लगता है तुम ठीक हो रही हो। जियांगशी मुस्कुरा कर हाँ कहती है। फू चैन कहता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रीति रस्मों रिवाजों के साथ मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनकर जियांगशी खुश होती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं जानती थी, मैं अभी भी तुम्हारे दिल में बसती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। फू चैन कहता है हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें पहले इस बच्चे को मारना होगा। ये सुनकर जियांगशी उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बेबी को बर्थ दूंगी। ये सुनकर फू चैन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बाहर खड़ी यांगजी ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि जियांगशी, मैं तुम्हें फू चैन का कभी होने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में यांगजी और उसकी फैमिली मुंह फुलाए बैठी हुई होती है। फू चैन आता है और कहता है कि अंकल, आप मुझसे क्या चाहते हो? अंकल झूठी रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि ये यांगजी की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, अगर वो घटिया लड़की ना होती तो यांगजी के साथ ये सब ना होता। फू चैन रिपोर्ट देखता है तो शॉक्ड होता है क्योंकि रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि यांगजी के मल्टीपल ऑर्गन फेल हैं। यांगजी की मॉम कहती है कि फू चैन, यांगजी के पास अब ज्यादा समय नहीं है, इसकी एक ही विश है कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, प्लीज इसकी ये लास्ट विश पूरी कर दो। यांगजी मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहने लगती है कि मॉम ऐसा मत कहो, फू चैन और जियांगशी पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, मैं इनके साथ ये सब नहीं कर सकती। तभी अंकल गुस्सा होकर कहता है कि ये उससे शादी कैसे कर सकता है, इसकी एंगेजमेंट यांगजी के साथ हुई थी और सब जानते हैं कि वो एक घटिया लड़की है, तुम अभी जाओ और उसे डिवोर्स दो। फूहान जियांगशी को डिस्चार्ज करके घर ले जा रहा होता है। तभी फू चैन आता है और उसे रोक कर कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। फूहान कहता है कि जब तुम इसे अपनी वाइफ ही नहीं मानते तो तुम्हें इसे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं। फू चैन जियांगशी से कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। जियांगशी कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर फू चैन कहता है ठीक है, तुम नहीं चाहती तो चलो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। ये कहते ही वो चला जाता है। जियांगशी भी कार में बैठ जाती है। फूहान उसे सैड देखकर कहता है कि वो इस लायक नहीं है कि तुम उसके लिए सैड फील करो। जियांगशी कहती है कि फाइनली अब मैं उसके कंट्रोल से बाहर हूँ, अब ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी और खुश रहूंगी। फूहान उसे अपार्टमेंट ले आता है और कहता है कि ये टेम्पररी है, अर्जेंट में मुझे यही घर मिला। जियांगशी कहती है कि ये अच्छा है, मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ,
मुझे अब वापस उसके पास नहीं जाना। फूहान कहता है कि वो तुम्हारे लायक था भी नहीं। फिर उसके क्लोज जाकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में सीरियस हूँ, क्या तुम मुझ पर गौर कर सकती हो? जियांगशी कहती है कि तुम बस जीतने के लिए ये सब कर रहे हो। अगर मैं फू चैन की वाइफ ना होती तो तुम ये घटिया हरकत कभी भी ना करते। फूहान कहता है कि मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, मैं बहुत कम ही किसी के लिए सीरियस होता हूँ। ये कहते ही वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांगशी सो रही होती है, तभी फूहान उसे कॉल करके उठाता है और कहता है कि आज एक न्यूज़ ब्रेक हुई है। जियांगशी कहती है तो मैं क्या करूँ, मुझे न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी फूहान उसे न्यूज़ रिपोर्टर की तरह बताने लगता है कि आज की ताज़ा खबर, फू ग्रुप के सीईओ फू चैन लियू फैमिली की बड़ी बेटी यांगजी के साथ शादी करने जा रहा है। बचपन का प्यार अब एक हो रहा है। ये सुनकर जियांगशी चुप हो जाती है। फूहान उससे कहता है कि क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब क्या हो गया? तुम इतनी जल्दी अपनी बात से कैसे पलट सकती हो? जियांगशी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं कॉल रखती हूँ। ये कहते ही वो कॉल कट कर देती है और कहती है कि फू चैन, आज पता चला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और ना ही कभी मुझसे शादी करना चाहते थे। उसके बाद जियांगशी सबकी नजरों से बचकर फूहान से मिलने जाती है तो फूहान कहता है कि ये सब क्या है? जियांगशी कहती है कि फू चैन और यांगजी की शादी के न्यूज़ के बाद से ही सारे रिपोर्टर्स मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसी भी क्या बात थी जो तुम मुझे कॉल पर नहीं बता सकते थे? फूहान कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। रिपोर्टर्स का सारा ध्यान फू चैन और यांगजी के एंगेजमेंट पर है। तुम प्रेग्नेंट हो, चलो कुछ खा लो। जियांगशी कहती है कि तुमने मुझे यहाँ सिर्फ खाने के लिए तो नहीं बुलाया, अब बताओ क्या बात है? फूहान उसे यूएसबी डेटा देता है। जियांगशी कहती है कि ये क्या है? फूहान कहता है कि ये वो एविडेंस है जो तुम चाहती थी। कुछ दिनों बाद जियांगशी अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाती है और अपने रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास जा रही होती है। तभी सामने से फू चैन और यांगजी आते हैं। जियांगशी उन्हें इग्नोर करके जा रही होती है तो फू चैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? जियांगशी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी वजह से हॉट सर्च बनूं। फू चैन कहता है कि अब तुम कैसी हो? जियांगशी कहती है कि तुम्हारी फियांसे तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें जिसकी फिक्र करनी चाहिए वो यांगजी है, मैं नहीं। ये कहते ही वो चली जाती है। फू चैन उसके पीछे जा रहा होता है तो यांगजी तबीयत खराब होने का ड्रामा करके उसे रोक लेती है। वहीं जियांगशी को भी पेन होने लगता है। वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुम सही समय पर ना आती तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। अब तुम्हें अबॉर्शन के लिए जल्द ही डिसीजन लेना होगा। जियांगशी कहती है कि मैं अपनी बेबी को बर्थ देना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता है ये अच्छी बात है, तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। जियांगशी वापस जा रही होती है तभी वो यांगजी की आवाज़ सुनती है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। यांगजी मॉम से कहती है कि मैं अब और बीमार होने का नाटक नहीं कर सकती। आप फू चैन पर प्रेशर डालो कि वो जल्द ही मुझसे शादी कर ले, फिर वो जियांगशी के बारे में सोचना छोड़ देगा। आज हम यहाँ जियांगशी से मिले। आप नहीं जानती कि फू चैन उसे कैसी नज़रों से देख रहा था। मैं नहीं चाहती कि फू चैन फिर से उसके पास जाए, तो आपको जल्द ही कुछ करना होगा। जियांगशी ये सारी बातें सुनकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद यांगजी और फू चैन की एंगेजमेंट सेरेमनी दिखाई जाती है। यांगजी और फू चैन स्टेज पर आ रहे होते हैं। यांगजी बड़ी खुश दिखाई देती है पर फू चैन का चेहरा उतरा हुआ होता है क्योंकि वो तो जियांगशी से प्यार करता है और यांगजी के झूठ की वजह से वो ना चाहते हुए भी उससे एंगेजमेंट कर रहा है। जियांगशी भी वहाँ आ जाती है। वहीं कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। शीशु अपने फ्रेंड से कहती है कि मिस्टर फू को इस एंगेजमेंट के लिए फोर्स किया गया है। हानजे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर फू बचपन से ही यांगजी से प्यार करता है। शीशु कहती है मिस्टर फू को देखो, उसका चेहरा कैसे उतरा हुआ है, लगता नहीं कि वो अपने प्यार से शादी कर रहा है। तभी न्यूज़ ब्रेक होती है जो जियांगशी करवाती है। कोई माइक पर कह रहा होता है कि यांगजी ने मेडिकल रिकॉर्ड्स चेंज करने के लिए डॉक्टर को रिश्वत दी। फू चैन को किडनी डोनेट जियांगशी ने किया था। प्रेग्नेंट और एक्सीडेंट का फेक ड्रामा किया और जियांगशी को भी मारने की कोशिश की। ये लड़की फू चैन की वाइफ बनने के लायक नहीं है। फाइनली जियांगशी ने यांगजी की सारी पोल खोल दी। यांगजी चिल्लाकर कह रही होती है कि ये झूठ है, इसे बंद करो। फू चैन कहता है कि क्या ये सच है? यांगजी कहती है कि नहीं, ये झूठ है, ये जरूर जियांगशी ने किया होगा, वो मुझे फंसाना चाहती है।
तभी उसका एक और झूठ सामने आता है। माइक पर वही लड़का कह रहा होता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वाली बात भी झूठ है, यांगजी बिल्कुल ठीक है, ये कोई मरने वाली नहीं। यांगजी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। पर फू चैन उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे धक्का देकर कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है अब पुलिस से ही कहना। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। सच कहते हैं, झूठ कितना ही क्यों ना बोल लो, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। और जब सामने आता है तो झूठ बोलने वाले के साथ यही होता है जो अभी यांगजी के साथ हो रहा है। सच पता चलने के बाद फू चैन जियांगशी को ढूंढ रहा होता है, पर जियांगशी उसे कहीं नहीं मिलती। असिस्टेंट को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता, तो वो असिस्टेंट से कहता है कि जाओ उसे ढूंढो और फूहान पर भी नजर रखो, क्या पता उससे कुछ पता चल जाए। सच सामने लाने के बाद जियांगशी कहीं दूर चली जाती है, पर आज भी फू चैन को याद करती है और उसकी पेंटिंग बना रही होती है। तभी फूहान उसे कॉल करके बताता है कि फू चैन पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है, लेकिन वो तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। जियांगशी कहती है कि मैं बस उससे दूर रहना चाहती हूँ। फूहान कहता है तुम तो बड़ी जालिम हो, फिर मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करना होगा, नहीं तो बाद में तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगी, मेरा दिल तोड़ दोगी। जियांगशी कहती है कि तुम डिफरेंट हो। फूहान कहता है कि क्या अब तुम मुझे कंपनी के सीक्रेट बता सकती हो। जियांगशी कहती है कि मैं तुम्हें खुद आकर सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी पता चले कि मैं कहाँ हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, वहाँ से जाकर ले लेना। जियांगशी फू चैन के अगेंस्ट तो नहीं जाना चाहती, पर ना चाहते हुए भी फूहान को सीक्रेट डॉक्यूमेंट देने के लिए मान जाती है, क्योंकि जियांगशी को प्रूफ फूहान ने दिए थे जिससे वो यांगजी का सर सामने ला पाई। काफी दिनों तक जब फू चैन को जियांगशी नहीं मिलती तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और लाइव आकर सबके सामने कहता है कि जियांगशी, मुझे नहीं पता कि तुम ये न्यूज़ देख रही हो या नहीं, मैं आज यहाँ सबके सामने आकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, हर उस गलती के लिए जो मैंने किया, हर उस टॉर्चर के लिए जो मैंने तुम्हें दिया। मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। आई एम सॉरी जियांगशी। फू चैन तो जियांगशी को ढूंढ नहीं पाया, पर फूहान को उसका पता चल जाता है। असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि जियांगशी का पता चल गया है, वो चिल्ड्रन सेंटर में है। फूहान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं ढूंढ नहीं सकता। तभी फूहान फू चैन की लाइव वीडियो देख लेता है और वो जियांगशी को सेंड कर देता है। जियांगशी जब उसकी वीडियो देखती है तो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी फूहान उसे कॉल करके कहता है कि इसकी माफी ने तो मेरे दिल को छू लिया, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ। जियांगशी कहती है कि इतना कुछ करने के बाद सॉरी कहना कितना आसान है ना, मेरा दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ कर दूं। फूहान कहता है कि उफ, मुझे फू चैन के लिए बुरा लग रहा है, जब तुम उसे माफ नहीं करना चाहती तो फिर मेरे बारे में ही सोच लो, चाहे बच्चा जिसका भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। जियांगशी कहती है कि मुझे फू फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। फूहान कहता है लेकिन मैं उससे अलग हूँ। जियांगशी कोई जवाब नहीं देती और कॉल रख देती है, तो फूहान उसे मैसेज करके कहता है कि तुम बदला लेना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करने से वो डेफिनेटली हर्ट होगा और जिंदा लाश बनकर रह जाएगा, फिर तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। जियांगशी कोई जवाब नहीं देती और अपने बेबी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका साया भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगी। फू चैन जियांगशी को ढूंढने के लिए मीडिया का सहारा लेता है और सोशल मीडिया में पोस्ट करता है कि अगर किसी को भी जियांगशी के बारे में कुछ भी पता चले वो तुरंत उसे बताए। मीडिया वाले और बाकी सब भी उसका साथ देते हैं। असिस्टेंट फू चैन से कहता है कि बॉस आपका काम हो गया, जैसे ही उन्हें कुछ पता चलेगा वो हमें बता देंगे। फू चैन कहता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती, वो मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल जरूर आएगी, तो तुम हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर अपने लोग खड़े कर दो। असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस, और कोई है जो जानबूझकर आपको बदनाम कर रहा है। फू चैन कहता है कि इन सब की फिक्र मत करो, तुम बस जियांगशी को ढूंढो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। और उस डॉक्टर से भी कांटेक्ट करो जो जियांगशी का चेकअप करता है, उससे कहो कि जैसे ही जियांगशी चेकअप के लिए आए वो मुझे कॉल करके बता दे। फू चैन ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जियांगशी मंथली चेकअप के लिए मास्क पहनकर हॉस्पिटल आती है, पर उसे पता नहीं होता कि फू चैन के लोग उसके आने का ही इंतजार कर रहे हैं।
वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर भी उसे पहचान नहीं पाता। जब वो अपना मास्क निकालती है तो डॉक्टर कहता है कि वो इतनी लेट चेकअप के लिए क्यों आई। जियांगशी कहती है कि वो बिजी थी इसलिए। वो अपने रिपोर्ट दिखाकर जैसे ही जाती है तो डॉक्टर फू चैन को कॉल करके बता देता है कि जियांगशी चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी और अब चली गई। असिस्टेंट हॉस्पिटल के बाहर खड़ा उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। जियांगशी बाहर आती है तो वो उसे फॉलो करने लगता है। फाइनली फू चैन जियांगशी को ढूंढ लेता है। जैसे ही जियांगशी घर आती है तभी वहाँ फू चैन आता है और उसे देखता ही रह जाता है। जियांगशी कहती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। फू चैन कहता है कि मैंने हॉस्पिटल के बाहर अपने लोग खड़े कर दिए थे। आज जैसे ही तुम वहाँ आई तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया। जियांगशी कहती है कि मैंने मिस्टर फू को अंडरएस्टिमेट समझा। मैं तो ये भूल ही गई थी कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये कहते ही वो जा रही होती है तो फू चैन उसे रोकता है और कहता है कि चलो बात करते हैं। जियांगशी मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। जियांगशी कहती है कि फू चैन तुम्हें क्या लगता है तुम माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। फू चैन कहता है कि मुझे यांगजी ने धोखे में रखा। मैंने सोचा कि वो यांगजी थी जिसने मुझे किडनी डोनेट की थी, इसलिए मैं उसके धोखे में आ गया। मुझे पता नहीं था कि वो तुम थी जिसने मेरी जान बचाई। लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये मानने से खुद को रोक रहा था और बेवकूफ़ी में आकर एक से एक गलतियां करता रहा। जियांगशी कहती है कि मैं अब वो जियांगशी नहीं जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी? तुमने मुझे बार बार हर्ट किया और मुझे बहुत मायूस किया। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं। फू चैन उसे हक करके कहता है लेकिन मेरे दिल में तुम ही हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फू हान का असिस्टेंट उसे बताता है कि फू चैन ने जियांगशी को ढूंढ लिया है और वो हर रोज उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है और कंपनी के मामलात उसका असिस्टेंट हैंडल कर रहा है। फू हान कहता है कि सीईओ प्यार के आगे झुक गया। असिस्टेंट कहता है कि हमने इस बात का फायदा उठाकर फू ग्रुप के 30% शेयर्स खरीद लिए हैं। मुझे लगता है कि ये सही मौका है उसे कंपनी से निकालने का। फू हान कहता है अभी नहीं, मैं काफी अरसे से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दबाजी में आकर कोई गलती नहीं कर सकता। मैं फू चैन को ऐसे बर्बाद कर दूंगा कि वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। फू चैन हर रोज जियांगशी के पास जाता है उससे माफी मांगने, पर जियांगशी माफ नहीं करती। लेकिन फू चैन भी हार मानने वाला नहीं, वो फिर भी उसके पास जाता है। जियांगशी अपने स्टूडेंट शाहबाओ के साथ बाहर आती है तो शाहबाओ फू चैन को देखकर कहता है कि अंकल फू, आप फिर मेरी टीचर से मिलने आ गए। फू चैन शाहबाओ से कहता है कि तुम्हारे अंकल ने बहुत ज्यादा गलतियां की जिससे तुम्हारी टीचर मुझसे नाराज है। क्या तुम इसे मनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम अपने टीचर से कहो कि वो मुझे माफ कर दे। ये कहते ही वो उसे कैंडी देता है तो शाहबाओ जियांगशी से कहता है कि टीचर, मॉम कहती है कि वो इंसान अच्छा होता है जो अपनी गलती माने और माफी मांगे। अंकल फू अच्छे हैं, आप उन्हें माफ कर दो। जियांगशी कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, ये सब नहीं समझ सकते, जाओ और अपना होमवर्क करो। शाहबाओ चला जाता है और वापस आकर फू चैन की तस्वीर लाता है जो जियांगशी ने बनाई थी। वो तस्वीर फू चैन को देता है और जियांगशी से कहता है कि टीचर, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। ये कहते ही वो चला जाता है। फू हान मन ही मन खुश होता है कि जियांगशी आज भी उससे प्यार करती है। वो अपनी तस्वीर दिखाकर कहता है कि टीचर जियांगशी, मेरा एक सवाल है। जियांगशी उससे तस्वीर छीन लेती है और कहती है कि तुमने मेरी लाइफ को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। प्लीज मुझे दोबारा परेशान मत करना, वरना मैं सच में ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। काफी दिनों बाद फू चैन ऑफिस जाता है। असिस्टेंट उसे सारी सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि फू हान कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है और उसके पास आपके खिलाफ कुछ एविडेंस भी है जिसे यूज करके वो आपको सीईओ के पोजीशन से हटाना चाहता है। फू चैन कहता है ठीक है, उसे जो करना है करने दो, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो। दूसरी तरफ फू हान खुश होता है कि वो आज फू चैन को सीईओ की पोजीशन के साथ साथ ऑफिस से भी निकाल देगा, पर उसकी चाल पूरी तरह से उल्टी पड़ जाती है। उसके पास जो भी एविडेंस होते हैं असिस्टेंट उसे फेक प्रूफ कर देता है, जिससे वो पूरी तरह से भौंकला जाता है और कहता है कि अगर मैं उससे जियांगशी को छीन लूं तो वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। जिसके बाद वो जियांगशी के पास जाता है। जियांगशी कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए? फू हान कहता है कि मैं सड़क पर आ गया हूँ, मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं। तुम इतनी जालिम नहीं हो सकती कि मुझे यहाँ से भगा दो।
जियांगशी कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। तुम देख सकते हो ये चिल्ड्रन सेंटर है, यहाँ किसी लड़के का रहना आसान नहीं और तुम जैसा अमीर ज़्यादा तो यहाँ रह भी नहीं सकता। फूहान कहता है चाहे कोई भी तकलीफ हो मुझे मंजूर है। ये कैसा रहेगा कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, फिर हम साथ रह लेंगे। क्या ये ठीक नहीं है? क्या तुम्हें फू चैन की फिक्र है कि अगर उसे पता चल जाएगा तो वो दुखी होगा? ये कहते ही वो उसके क्लोज जाने लगता है, पर जियांगशी उसे खुद से दूर करके कहती है कि मुझे ये मत बताओ कि मैं अभी भी फू चैन को पसंद करती हूँ या नहीं। भले ही हम दोनों के बीच सब खत्म हो गया हो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे बस अपने बच्चे की फिक्र है। फूहान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं जानता हूँ कि इस बच्चे का बाप कौन है और फू चैन को भी बता चुका हूँ कि ये किसका बच्चा है। जियांगशी कहती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ फू चैन आता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम जानते हो? बताओ ये किसका बच्चा है? जियांगशी कहती है कि फू चैन अब तुम यहाँ क्यों आए? फू चैन फूहान से कहता है कि बताओ मुझे, तुमने जो अभी कहा उसका क्या मतलब है? फूहान कहता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और तुम नहीं चाहते कि ये मुझे मिले। ये सुनकर फू चैन उसे मारता है और कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा किसका है। जियांगशी इस बच्चे को बर्थ देगी, सो तुम इंटरफेयर मत करो और दूर रहो इससे। फूहान कहता है कि मैं जानता था तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह एहसान फरामोश हो। तुम तो इस बच्चे को मारना चाहते थे, तो अब ये अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये कहते ही वो भी उसे मारता है। दोनों लड़ने लग जाते हैं। जियांगशी उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर दोनों नहीं रुकते, तो वो कहती है कि लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। फूहान कहता है कि आज नहीं तो कल ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये कहते ही वो चला जाता है। फू चैन भी वहाँ से चला जाता है। फू चैन ख्यालों में खोया होता है तो असिस्टेंट पूछता है कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? फू चैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जियांगशी के पेट में जो बच्चा है वो सच में मेरा है? असिस्टेंट कहता है कि डीएनए टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि बच्चा आपका है या नहीं, लेकिन अभी करवाना जियांगशी और बेबी के लिए हार्मफुल होगा। नेक्स्ट सीन में फूहान गुस्से में बैठा हुआ होता है और ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि चलो बताओ ऐसी भी क्या बात है जो तुम्हें परेशान करी है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। फूहान कहता है कि मैं किसी को मारना चाहता हूँ, तो अब बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे? फ्रेंड कहता है कि हाँ अगर तुम चाहो तो, तुम जानते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे जियांगशी जा रही होती है, तभी फूहान का फ्रेंड उसे किडनैप कर लेता है। फूहान जियांगशी को वेयर हाउस में बांध कर रखता है। जैसे ही जियांगशी देखती है कि उसे किडनैप करवाने वाला फूहान है, तो वो उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? फूहान तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? फूहान कहता है कि जियांगशी डरो नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, तुम बस मेरे साथ कोऑपरेट करो और एक वीडियो रिकॉर्ड करवाओ जिससे मैं फू चैन को ब्लैकमेल कर पाऊं। ये कहते ही वो उसके पास बॉम्ब रख देता है। जियांगशी कहती है कि फूहान ऐसा मत करो। फूहान वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और कहता है कि फू चैन तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, आओ और अपनी वाइफ को आखिरी बार अलविदा कह दो। वीडियो रिकॉर्ड करके वो फू चैन को सेंड कर देता है और फिर जियांगशी के पास आकर कहता है कि मेरी प्यारी जियांगशी तुम्हें क्या लगता है वो आएगा? दूसरी तरफ फू चैन जब वीडियो देखता है तो परेशान हो जाता है। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर फू जियांगशी खतरे में है, हमें पुलिस को बताना होगा। फू चैन उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, उसने जियांगशी की बॉडी में बॉम्ब रखा हुआ है, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता, पहले मैं वहाँ जाऊँगा, अगर मेरे जाने के बाद भी वो ना माना तो तुम पुलिस को ले आना और जाओ फू ग्रुप में मेरे जितने भी शेयर्स हैं वो फूहान के नाम करके वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। और फिर उसके कान में कुछ कहकर उसे जाने के लिए कहता है, जिसके बाद फू चैन डॉक्यूमेंट्स लेकर फूहान के पास जाता है और कहता है कि तुम जो चाहते थे वो मैं लेकर आया हूँ, अब तुम जियांगशी को जाने दो। फूहान कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो वो रियल है या फेक? फू चैन कहता है कि तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन मेरे साइन करने के बाद तुम हम दोनों को यहाँ से जाने दोगे। ये कहते ही वो डॉक्यूमेंट्स उसकी तरफ फेंकता है। फूहान कहता है कि मुझे ये ऑर्डर देना बंद करो, घुटने टेको और अपने प्यार को बचाने के लिए मुझसे भीख मांगो। फू चैन कहता है ठीक है, पहले तुम जियांगशी को जाने दो, मैं वादा करता हूँ तुम जो कहोगे मैं करूँगा। फूहान कहता है नहीं, मैंने कहा ना घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो, नहीं तो। फू चैन जियांगशी की खातिर घुटनों के बल बैठ जाता है और फूहान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जियांगशी को जाने दो।
तभी फूहान उसके पास जाता है और उसे मारने लगता है। काफी मारने के बाद वो जियांगशी के पास जाता है और उसका मुंह खोलकर उसे टच करते हुए कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं इसे सबक सिखाकर तुम्हारा बदला ले रहा हूँ। जियांगशी कहती है कि वो पहले ही तुम्हें अपने शेयर्स दे चुका है, इसलिए अब उसे जाने दो। फूहान फूचैन से कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है मैं वो सब तुमसे छीन लूंगा, चाहे वो करियर हो या लड़की। फूचैन कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं ना, तो आओ और ये बम मेरे पास रख दो और जियांगशी को जाने दो। ये लड़ाई हम दोनों की है, उसे बीच में मत घसीटो। फूहान जाकर बम उसके पास रखता है और उसे फिर से मारने लगता है, तो जियांगशी से ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर फूहान को डंडा मारकर बेहोश कर देती है और फूचैन के पास जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। इस बार हॉस्पिटल के बेड पर जियांगशी नहीं फूचैन होता है। कई दिन गुजर जाते हैं पर फूचैन को होश नहीं आता। जियांगशी उससे मिलने आती है तो असिस्टेंट कहता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको डेली हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना मिस्टर फू का ख्याल रखने के लिए। जियांगशी कहती है कि तुम रेस्ट करो, मैं फूचैन के साथ हूँ और मुझे उससे कुछ बात भी करनी है। असिस्टेंट चला जाता है। जियांगशी उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपने बच्चे को लेकर तुमसे दूर चली जाऊंगी और किसी और से शादी कर लूंगी, फिर तुम्हारा बेबी किसी और को डैड कहेगा। बस ये कहने की देर थी, फूचैन को होश आता है। वो जियांगशी से कहता है कि मैं तुम्हें किसी और से शादी करने की इजाजत ही नहीं दूंगा। दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद जियांगशी उसे डिस्चार्ज करके घर ले आती है। तभी एंट्री होती है एक न्यू विलन की जिसका नाम वेनशिंग है और वो फूचैन की चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। वो जियांगशी को फूचैन के साथ देखकर जेलस होती है और फिर फूचैन के पास जाती है तो फूचैन उसे देखकर कहता है कि तुम कब आई, तुम तो स्टडी के लिए अब्रॉड गई हुई थी ना। वेनशिंग कहती है कि मैं बहुत पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, क्या मेरे वापस आने से तुम खुश नहीं हो। फूचैन का उसके इतने क्लोज आना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे खुद से दूर करता है और जियांगशी को उसके बारे में बताता है कि ये मेरी फ्रेंड अंकल वैन की बेटी है और वेनशिंग से कहता है कि ये मेरी वाइफ जियांगशी। जियांगशी उससे मिलने लगती है तो वेनशिंग मुंह बनाकर फूचैन से कहती है कि तुमने बचपन में मुझसे वादा किया था कि जब हम बड़े होंगे तो तुम मुझसे शादी करोगे। फूचैन कहता है कि ऐसा मत करो, ये मेरी वाइफ है, तुम्हें इसे रिस्पेक्ट देना होगा और अपनी भाभी मानना होगा। ये सुनकर वेनशिंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फूचैन जियांगशी को बिठाकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वह ऐसी ही है। फिर उससे कहता है कि तुम्हारी बेली दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है, तुम वापस मेरे घर क्यों नहीं आ जाती। जियांगशी कहती है कि मैं किस हक से तुम्हारे घर आऊँ। फूचैन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं बहुत जल्द लीगल तरीके से तुमसे शादी कर लूंगा। जियांगशी मान जाती है, जिसके बाद फूचैन जियांगशी का सारा सामान लेकर उसे घर ले आता है। तभी वहाँ वेनशिंग आती है और फूचैन से चिपक कर कहने लगती है कि फूचैन, मैं कुछ दिन तक तुम्हारे घर ही रुकूंगी, इस दौरान तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा। फूचैन उसे खुद से दूर करके कहता है कि वेनशिंग बंद करो ये सब, तुम यहाँ नहीं रह सकती, अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वेनशिंग कहती है कि फिर जियांगशी तुम्हारे घर कैसे रह सकती है, तुम दोनों ने तो अभी तक शादी भी नहीं की। फूचैन जियांगशी का हाथ थाम कर कहता है कि अब हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। ये सुनकर वेनशिंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है, पर जियांगशी ये सुनकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद जियांगशी जा रही होती है तभी वेनशिंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और चिल्लाकर कह रही होती है कि कोई आओ और हेल्प करो। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। फूचैन उसे हॉस्पिटल ले आता है और रोते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर जियांगशी को ऑपरेशन रूम में ले जाता है। फूचैन गुस्से से वेनशिंग से कहता है कि अगर जियांगशी और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेनशिंग कहती है, मैंने तो बस उसे हल्का सा धक्का दिया था, मुझे क्या पता था वो गिर जाएगी। फूचैन कहता है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तुम उसे धक्का कैसे दे सकती हो, क्या तुम उसे और मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। वेनशिंग कहती है कि तुम उस लड़की की वजह से मुझ पर कैसे चिल्ला सकते हो, तुम तो ये भी नहीं जानते कि उसके कोख में पल रहा बच्चा किसका है। फूचैन उसे कुछ कहने ही वाला होता है तभी वेनशिंग ग्रैंड माँ का बहाना बनाकर वहाँ से भाग निकलती है। तभी डॉक्टर आता है और फूचैन से कहता है कि सॉरी, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। ये सुनकर फूचैन इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांगशी सो रही होती है और नींद में कांपने लगती है।
तभी फू चैन आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि सॉरी जियांगशी, मैं हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी कोई आता है और फू चैन से कहता है कि ग्रैंडमा आई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। फू चैन उनके पास जाने लगता है। वहीं वैनशिंग ग्रैंडमा के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहने लगती है कि ग्रैंडमा, आप फू चैन को समझाओ, वो उस लड़की की वजह से मुझ पर गुस्सा हो रहा है। वो ये भी नहीं जानता कि बच्चा उसका है या नहीं, फिर भी वो उसके साथ अच्छे से ट्रीट करता है। ग्रैंडमा कहती है ठीक है, रोना बंद करो, मैं उसे समझाऊंगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। तभी फू चैन कहता है कि जियांगशी को धक्का देने वाली यही थी, इसने मेरे बच्चे को मारा, आप इसकी साइड कैसे ले सकती हो। वैनशिंग कहती है कि शायद उसे डर था कि तुम्हें पता चल जाएगा कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे धक्का देने के लिए उकसाया। फू चैन उन्हें डीएनए रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि खुद ही देख लो, वो बच्चा मेरा ही था। ये सुनकर वैनशिंग की बोलती ही बंद हो जाती है। ग्रैंडमा रिपोर्ट देकर कहती है कि जो होना था वो हो गया, अब बच्चा भी नहीं रहा तो तुम उसे अपने घर क्यों ले आए, वो फिर कभी माँ नहीं बन सकती और तुम वैनशिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। फू चैन कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास अभी भी एक चांस है। तो ग्रैंडमा कहती है कि वो फू फैमिली को वारिस नहीं दे सकती, तुम वैनशिंग से शादी कर लो, वो अभी भी यंग है और हमारे फू फैमिली के लिए परफेक्ट भी है। ये सुनकर फू चैन को गुस्सा आता है और ग्रैंडमा से कहता है कि मैं जियांगशी को नहीं छोड़ूंगा और डैड की तरह आपके कंट्रोल में नहीं आऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फू चैन जियांगशी को पार्क ले आता है उसका मुंह ठीक करने, ताकि वो अपने गम से निकल पाए। पर वहाँ एक बच्चे को देखकर जियांगशी उसके पास जाती है और उसे हक करके रोने लगती है। तभी फू चैन आता है और उस बच्चे को छुड़ाकर जियांगशी से कहता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है। ये सुनकर जियांगशी इमोशनल हो जाती है और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। जियांगशी और फू चैन ग्रैंडमा के साथ लंच कर रहे होते हैं तो ग्रैंडमा जले हुए पे नमक छिड़क कर कहने लगती है कि मैं आज हॉस्पिटल गई थी ये जानने के लिए कि जियांगशी फिर कभी माँ बन सकती है या नहीं। तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि जियांगशी के माँ बनने के चांस ना होने के बराबर हैं। ये सुनकर जियांगशी सैड होती है तो फू चैन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि चाहे ये माँ बन पाए या नहीं, मैं फिर भी इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जियांगशी बहुत खुश होती है। ग्रैंडमा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें हमें एक वारिस देना होगा। तुम्हारे इस इश्क प्यार के चक्कर में मैं अपनी कंपनी किसी ऐरे गैरे के हवाले नहीं होने दूंगी। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं, पर मुझे यकीन है कि जियांगशी समझ पाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फू चैन कहता है कि चाहे आप कुछ भी कह लो, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला और ना ही कभी मानूंगा भी सही। ये कहते ही वो जियांगशी को साथ ले जा रहा होता है तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं नहीं चाहती वैन फैमिली के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो। फू चैन कहता है कि आप उसकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा फू चैन से मिलने उसके घर आती है तो जियांगशी उनसे कहती है कि दादी, क्या आप फू चैन से मिलने आई हो? वो अभी तक कंपनी में है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे दादी मत कहो, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और मैं यहाँ स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ। जियांगशी कहती है कि आप मुझसे क्या चाहती हो? हमें फू चैन का इंतजार करना चाहिए, आपको जो भी कहना है फू चैन के सामने कहना। ग्रैंडमा कहती है कि ऐसा लगता है कि फू चैन ने वैन फैमिली के साथ अपने अफेयर्स के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया। जियांगशी कहती है कि वो सब पास्ट की बातें हैं, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो। ये कहते ही वो अपना क्रेडिट कार्ड देखकर कहती है कि इसमें 10 मिलियन है, पैसे लो और फू चैन को छोड़ दो। जियांगशी ग्रैंडमा का ऑफर ठुकरा देती है और कहती है कि दादी, मैं फू चैन के साथ पैसों की वजह से नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम फू चैन के साथ सिंसियर हो या नहीं, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक मंथ देती हूँ, ये पैसे लो और फू चैन को छोड़ दो, वरना तुम्हारी वजह से फू चैन को बहुत कुछ फेस करना होगा। नेक्स्ट सीन में जियांगशी मोबाइल यूज करी होती है, तभी फू चैन को असिस्टेंट का मैसेज आता है। जियांगशी मैसेज देख लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि फू चैन के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं और ये सब वैन ग्रुप की वजह से हो रहा है जो वैनशिंग के डैड की कंपनी है। फू चैन आता है तो जियांगशी मोबाइल रख देती है और फिर उससे कहती है कि आजकल तुम कंपनी में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या कंपनी में कुछ हुआ है? फू चैन कहता है कि चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। जियांगशी कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था शादी करने का, तो कब पूरा करोगे अपना वादा? फू चैन कहता है कि तुम चाहो तो अभी कर लेते हैं शादी, मैं बहुत जल्द ही पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा।
ये सुनकर जियांगशी खुश होती है। उसके बाद फू चैन कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है, जो ग्रैंड माँ जानबूझकर क्रिएट करी होती है ताकि फू चैन प्रेशर में आकर जियांगशी को छोड़ दे और वैनशिंग से शादी कर ले। फू चैन जानता है कि ये सारा किया धरा ग्रैंड माँ का है, इसलिए वो इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से हल करने की कोशिश में लग जाता है। नेक्स्ट सीन फू चैन और जियांगशी का वेडिंग डे दिखाया जाता है। फू चैन सबके सामने जियांगशी को अपनी वाइफ बना लेता है। जियांगशी भी बहुत खुश होती है, पर ये खुशी सिर्फ कुछ पल की ही है। शादी करने के बाद दोनों ड्रिंक पीने लगते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि उनके ड्रिंक में ड्रग मिला हुआ है। वो सभी गेस्ट के पास जाते हैं और ड्रिंक पीने लगते हैं। दोनों को खुश देखकर वैनशिंग और ग्रैंडमा खुश नहीं होती। ड्रिंक करने की वजह से जियांगशी को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो ज्यादा नहीं पीती और बैठ जाती है। तभी वैनशिंग उसके पास आती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम समझदार हो, फू चैन को छोड़ दोगी, लेकिन मुझे तुमसे इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी। जियांगशी कहती है कि तुम शायद नहीं जानती कि हम दोनों ने एक साथ कितना कुछ सहा है। हम अभी अभी एक साथ हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे कहने पर मैं उसे छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। वैनशिंग कहती है कि क्या तुम जानती हो तुम्हारी वजह से उसे कंपनी में कितना कुछ फेस करना पड़ा है। तभी ग्रैंडमा आती है और वैनशिंग से कहती है कि पार्टी खत्म हो गई है, चलो चलते हैं। दोनों साथ चले जाते हैं। जियांगशी फू चैन का इंतजार करी होती है, पर फू चैन वहाँ नहीं आता तो वो एक लड़की से फू चैन के बारे में पूछती है। तो वो कहती है कि मिस्टर फू बहुत ड्रंक थे, शायद वो रूम में रेस्ट करने गए हैं। जियांगशी भी रूम में जाने लगती है। दूसरी तरफ फू चैन नशे में धुत होकर रूम में चला जाता है और बेहोश हो जाता है। वैनशिंग भी वहाँ आती है और उसके बेहोश होने का फायदा उठाकर उसके क्लोज होने लगती है। तभी फू चैन को होश आता है। उसे अपने इतने क्लोज देखकर उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या करी हो, निकल जाओ यहाँ से। वैनशिंग झूठ बोलने लगती है कि तुम खुद ही मुझे यहाँ लेकर आए हो और मुझे अपने क्लोज भी आने दिया, अब तुम मेरे साथ ये सब क्यों करे हो। ये सुनकर फू चैन घबराने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जियांगशी वहाँ आती है और दोनों को ऐसी हालत में देखकर गलत ही समझने लग जाती है। फू चैन जियांगशी को समझाने लगता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। जियांगशी कहती है कि तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करोगे, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुमने मुझे शादी के दिन धोखा दिया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। फू चैन जियांगशी से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी वैनशिंग कहती है कि जियांगशी तुम फू चैन को ब्लेम मत दो, ये मेरी गलती है, मैं एक पल के लिए पागल हो गई थी। फू चैन उससे कहता है कि बकवास बंद करो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, चली जाओ यहाँ से। वैनशिंग वहाँ से चली जाती है। जियांगशी कहती है कि अब तुम क्या कहोगे। फू चैन उसे समझाने लगता है कि मैं खुद परेशान हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया, मुझे कुछ भी नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बात पर यकीन करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। पर जियांगशी उससे दूर होती है और कहती है कि फू चैन आज हमारा वेडिंग डे था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फू चैन कहता है कि जियांगशी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, यकीन करो मेरी बात का। जियांगशी कहती है कि मैं तुमसे अब कुछ सुनना नहीं चाहती। ये कहते ही वो जाने लगती है। फू चैन उसे रोकता है तो जियांगशी कहती है कि फू चैन चलो डिवोर्स लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांगशी ग्रैंडमा के पास जाती है, जहां ये पता चलता है कि जियांगशी को पता था कि फू चैन ने उसे धोखा नहीं दिया। उसने जानबूझकर उन सब बातों पर यकीन कर लिया ताकि वो फू चैन से दूर जा पाए। वो इसलिए क्योंकि वो फू चैन के लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो ग्रैंडमा से कहती है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, आपके दिखाए हुए ड्रामे पर यकीन भी कर लिया और डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिया, तो अब आप फू चैन को परेशान करना बंद कर दो। ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती थी तुम समझदार हो। ये कहते ही वो उसे क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है कि ये लो पैसे और फू चैन से दूर चली जाओ, तुम्हें उसे फिर से मिलने की इजाजत नहीं। जियांगशी कहती है ठीक है, आपने मुझसे जो वादा किया था उसे भूलना मत। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारा प्यार सच में कमजोर निकला। जियांगशी कहती है कि मुझे आप दोनों के बीच के झगड़े में कोई भी दिलचस्पी नहीं, मैं सिर्फ फू चैन के लिए पीछे हट रही हूँ, वरना मैं आपके ऑफर को कभी भी एक्सेप्ट ना करती। ये कहते ही वो क्रेडिट कार्ड लेकर चली जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि जब फू चैन को पता चलेगा कि तुम कैसी लड़की हो तो वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ फू चैन जियांगशी की दूरी से दुख में पड़ जाता है और ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगता है। तभी वैनशिंग आती है और उसे कहती है कि तुम ये सब उस लड़की की वजह से कर रहे हो जो पैसों के लिए अंधी है, क्या ये उसके लायक भी है।
फूचेन कहता है कि जबान संभाल कर बात करो, जियांगशी ऐसी लड़की नहीं है, मैं तुम्हें उस पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। वैनशिंग कहती है कि मैं उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगा रही, खुद ही देख लो वो कैसी लड़की है। ये कहते ही वो उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जब जियांगशी ग्रैंड माँ से फूचेन को छोड़ने के लिए क्रेडिट कार्ड ले रही थी। वीडियो देखकर फूचेन शॉक्ड हो जाता है, पर उसे यकीन नहीं आता। वो वैनशिंग से कहता है कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली, ऐसा नहीं हो सकता, जियांगशी ऐसी नहीं है, जरूर तुमने ये वीडियो फेक बनाई होगी। वैनशिंग कहती है कि ये वीडियो मुझे ग्रैंडमा ने सेंड की सिर्फ तुम्हें उसका असल चेहरा दिखाने के लिए कि वो कैसी लड़की है। ये सुनकर फूचेन को यकीन हो जाता है कि वैनशिंग जो भी कह रही है वो सच है, और कहता है कि अच्छा तो ये बात है, मैं सच में अंधा हूँ जो उसका असल चेहरा नहीं देख पाया। उसके बाद फूचेन वैनशिंग और ग्रैंडमा के चाल में फंस जाता है और वैनशिंग के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए मान जाता है। मिस्टर वैन भी अपनी बेटी को खुश देखकर फूचेन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाते हैं और कहता है कि वैनशिंग अभी छोटी है, उसे कंपनी के मैनेजमेंट सिखा दो। फूचेन कहता है कि अंकल आप फिक्र ना करें, मैं वैनशिंग को सब कुछ सिखा दूंगा। फूचेन के बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि वो वैनशिंग के चाल से वाकिफ है। अब देखना होगा कि फूचेन ये सब ड्रामा कर रहा है या वो सच में जियांगशी से दूर हो गया है। खैर, मिस्टर वैन कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम वैनशिंग से बहुत जल्द ही शादी करोगे। फूचेन कहता है कि अंकल मेरे और जियांगशी के डिवोर्स को ज्यादा दिन नहीं गुजरे, मैं नहीं चाहता कि कोई वैनशिंग पर उंगली उठाए, इसलिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। जियांगशी अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाती है, जहां ये पता चलता है कि जियांगशी प्रेग्नेंट है और ये बात उसके अलावा किसी को पता नहीं। डॉक्टर उससे कहता है कि बेबी ठीक है और तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, अगर तुम सच में इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो तुम्हें बहुत तकलीफ सहनी होगी। जियांगशी कहती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस बेबी को बर्थ दूंगी और अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट फूचेन से कहता है कि बॉस मैंने पता करवाया है कि कार एक्सीडेंट वैन फैमिली और आपकी दादी ने करवाया था आपकी मॉम को मारने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली आपके डैड भी उस कार में थे। फूचेन कहता है कि अगर वैनशिंग वापस ना आती तो मुझे कभी पता नहीं चल पाता कि मेरे पेरेंट्स को मारने के पीछे किसका हाथ था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंडमा ऐसा भी कुछ करेंगी। अब वक्त आ गया है उनसे बदला लेने का, मैं वैन फैमिली से सब कुछ छीन लूंगा। फूचेन जियांगशी से मिलने जाता है, जहां ये पता चलता है कि फूचेन और जियांगशी कभी बिछड़े ही नहीं थे, जस्ट ग्रैंडमा और वैनशी को दिखाने के लिए एक दूसरे से दूर होने और डिवोर्स लेने का ड्रामा कर रहे थे, ताकि फूचेन उनका सच जान पाए और वो जियांगशी को भी और हर्ट ना कर पाए। जियांगशी कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए? फूचेन कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं खुद को तुमसे मिलने के लिए रोक नहीं पाया और मुझे तुम्हारी फिक्र भी थी, तुम कैसी हो? जियांगशी कहती है कि मैं ठीक हूँ, ग्रैंडमा ने जो मुझे पैसे दिए थे मैं उनसे अपना अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। फूचेन कहता है कि फॉर्चुनेटली मुझे सही टाइम पर पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें वैनशिंग और ग्रैंडमा वाले प्रॉब्लम को जल्द ही सॉल्व करना होगा, मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकता। तभी फूचेन को वैनशिंग की कॉल आती है, वो उससे कहती है कि फूचेन मेरी हेल्प करो वरना मुझे डैड से डांट पड़ेगी। फूचेन कहता है ठीक है मैं आता हूँ। जियांगशी उसे जाने के लिए कहती है। फूचेन कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी उन्हें ये सच बताने का वक्त नहीं आया, उन्हें हर एक चीज का हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर वैन वैनशी को डांटते हुए कहते हैं कि कंपनी में आए हुए तुम्हें कुछ दिन ही हुए हैं और आते साथ ही तुमने इतनी बड़ी तबाही मचा दी, क्या तुम वो सब भूल गई जो मैंने तुम्हें सिखाया था? तभी फूचेन आता है और मिस्टर वैन से कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। मिस्टर वैन कहता है कि मुझे डर है कि इस बार कंपनी के प्रॉब्लम्स को ठीक करना मुश्किल होगा। वैनशिंग कहती है कि फूचेन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी वरना मेरे डैड मुझे डांट लगाकर मार डालेंगे। मिस्टर वैन फिर से वैनशिंग को डांटने लगते हैं तो फूचेन उनका गुस्सा देकर अपनी चाल चलता है और उनसे कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार सिचुएशन इतनी सीरियस होगी। अब बस एक ही रास्ता है, आपको अपनी कंपनी फुल ग्रुप के साथ मर्ज करना होगा। जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर से अपनी कंपनी मुझसे ले लेना। मिस्टर वैन मान जाते हैं, जिसके बाद फूचेन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा होता है। वैनशिंग उसे प्यार से देख रही होती है तो फूचेन भी उसे प्यार से कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा। वैनशिंग कहती है कि अगर मैंने पहले ही वैन कंपनी तुम्हारे हवाले कर दी थी तो आज मुझसे इतनी बड़ी गलती ना हुई होती।
फूचेन कहता है ठीक है, अब भूल जाओ ये सब, तुम बोर हो गई हो ना, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जाओ और शॉपिंग करो। वेनशिंग कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम डैड को मत बताना, नहीं तो मुझे फिर से डांट पड़ेगी। उसके जाने के बाद फूचेन असिस्टेंट से कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा था वो किया। असिस्टेंट कहता है कि जी बॉस, जब मिस वैन मॉल जाएंगी तो वो लड़की हमारा काम कर देगी। वैनशिंग जब मॉल आती है तो वहाँ जियांगशी को देखती है जो प्रेग्नेंट है और बेबी के लिए शॉपिंग करी होती है। तो वो कहती है कि जियांगशी, तुम तो कहती थी कि तुम फूचेन से बहुत प्यार करती हो, तो ये सब क्या है? इतनी जल्दी तुमने किसी और को पटा भी लिया और उसके बच्चे की माँ बनने भी वाली हो। जियांगशी कहती है कि मैं और क्या करती, अब उदास होकर बैठ तो नहीं सकती ना, तुम तो उससे शादी करने वाली हो, फिर भी अपना गुस्सा निकालने मेरे पास आई हो। क्यों, तुम्हें डर है कि वो अभी भी मुझे अपने दिल में रखता है? वैनशिंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, फूचेन ने बहुत पहले ही तुम्हें छोड़ दिया है, वो बस मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। जियांगशी कहती है कि मैंने उसे जानबूझकर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार करता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, फूचेन मुझे अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाएगा। ये कहते ही वो चली जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम शीशी है और इसे फूचेन ने ही भेजा है। वो वैनशिंग के पैर पकड़कर कहने लगती है कि मैं ऐसे और जी नहीं सकती, उस समय मेरे हस्बैंड ही थे जिसने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन तुमने हमें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, तुम हमारे साथ ये सब नहीं कर सकती। वैनशिंग कहती है कि कौन हो तुम, यहाँ ये बकवास करना बंद कर दो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। शीशी कहती है कि तुम इतनी हार्टलेस नहीं हो सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सारे राज यहाँ फाश कर दूंगी। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। सभी ये जानते हैं कि ये वैन फैमिली की बेटी है। वैनशिंग उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करने से रोकती है और शीशी को लात मार कर खुद से दूर करती है। तो शीशी चिल्लाकर कहती है कि देखो ये वैन फैमिली की बेटी है जो सबको मार कर खामोश करवा देती है। वैनशिंग कहती है कि बकवास बंद करो, मैंने किसी को नहीं मारा। शीशी कहती है कि मेरे हस्बैंड फू ग्रुप में जॉब करते थे, वैन फैमिली के कहने पर उसने फू ग्रुप को धोखा देकर उनके ऑर्डर्स माने, लेकिन जब उनका काम हो गया तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को मारना चाहा। ये सुनकर वैनशिंग गुस्से में आकर उसका गला दबाकर मारने लगती है। शीशी खुद को बचाकर सबसे कहती है कि अब आप सबको यकीन हो गया होगा ना कि मैं जो कह रही थी वो सच है। गुस्से में आकर वैनशिंग ने अपने लिए ही प्रॉब्लम खड़ी कर दी। ये सारा प्लान फूचेन का था, वो अपने पेरेंट्स की मौत की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था। वीडियो वायरल होने के बाद मिस्टर वैन ग्रैंड माँ से कहते हैं कि लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए जितनी जल्दी हो हमें इनकी शादी करवा देनी चाहिए। ग्रैंड माँ कहती है कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब इंटरनेट पर फैल गया है, फूचेन भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि उस समय क्या हुआ था, क्या ये पॉसिबल है कि उसे ये सच पता ना चल पाए। मिस्टर वैन कहता है कि अगर आप वैनशिंग को इन सब से प्रोटेक्ट करने में मेरी हेल्प करोगी तो मैं डेफिनेटली फूचेन को सच पता लगने नहीं दूंगा। ग्रैंडमा कहती है कि वैनशिंग का फू फैमिली में शादी करना अभी इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं वादा करती हूँ वैनशिंग को आंच तक आने नहीं दूंगी। वैनशिंग कह रही है कि डैड मैं नहीं चाहती कि आप जेल जाओ। मिस्टर वैन कहता है कि मैं इतने सालों से बच रहा हूँ, मैंने जो किया उसके लिए प्रायश्चित करने का समय आ गया है, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। फाइनली फूचेन जो चाहता था वही हुआ। मिस्टर वैन और वैनशिंग को अपनी गलती का एहसास हो गया और ग्रैंड माँ को भी। फूचेन कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हें अपना और बेबी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। जियांगशी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इस बार हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर फूचेन कहता है कि सॉरी, मैं हमारे पहले बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अगर मैंने तुम्हारा ख्याल रखा होता तो आज हमारा बेबी हमारे पास होता। जियांगशी कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो सब वैनशिंग ने किया था और तुमने मुझे खुद से दूर भी इसलिए किया क्योंकि तुम्हें डर था कि वो मुझे फिर से हर्ट ना कर दें, तो खुद को ब्लेम देना बंद कर दो। तभी फूचेन न्यूज़ देखता है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर वैन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसने मिस्टर फू और उसकी वाइफ को मार डाला था। उसके बाद फूचेन जियांगशी को मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले आता है, तो वहाँ वैनशिंग और ग्रैंड माँ भी होती हैं। उन्हें वहाँ देखकर फूचेन पूछता है कि आप यहाँ क्या करी हो। ग्रैंड माँ कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अपना चेकअप करवाने के लिए आई थी, दवाइयाँ लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तभी वैनशिंग कहती है कि आप फूचेन से झूठ क्यों बोल रही हो, सच क्यों नहीं बता देती कि आपको कैंसर है। ये सुनकर फूचेन शॉक्ड होता है और रिपोर्ट देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि ग्रैंड माँ को सच में कैंसर है। वैनशिंग कहती है कि फूचेन, ग्रैंड माँ के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तुम्हारे पास जब भी समय हो तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने आ जाना। जियांगशी कहती है कि फूचेन,
तुम दादी के साथ चले जाओ और उनका अच्छे से ख्याल रखो। फूचेन कहता है लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जियांगशी कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अभी दादी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। ग्रैंडमा जियांगशी का हाथ पकड़कर कहती है कि मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या आज रात तुम दोनों डिनर के लिए घर आ सकते हो? कुछ है जो मैं तुम दोनों को देना चाहती हूँ। फूचेन मना करने वाला होता है तो जियांगशी हाँ कह देती है। नेक्स्ट डे फूचेन और जियांगशी ग्रैंडमा के घर जाते हैं। वैनशिंग उन्हें बुलाने जा रही होती है तो जियांगशी उसे रोकती है और पूछती है कि ग्रैंडमा की तबीयत अब कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा। वैनशिंग कहती है कि हमें बहुत देर से पता चला, कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया है। डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी अब नहीं हो सकती, अब बस ग्रैंडमा के पास बहुत कम दिन बचे हैं। फूचेन गुस्से से कहता है कि अगर आज मैंने उन्हें हॉस्पिटल में ना देखा होता तो तुम मुझे ये सच कभी ना बताती। तभी ग्रैंडमा आती है और कहती है कि इतने सालों तक मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। फिर जियांगशी से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फूचेन कहता है कि आपको जो भी कहना है मेरे सामने कहो। ग्रैंडमा कहती है कि ये मेरे शेयर्स और पूरी लाइफ की सेविंग है, मैं ये सब अब तुम्हें दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों मुझे माफ कर दोगे। फूचेन कहता है कि आपको क्या लगता है ये सब करने से सब कुछ बदल जाएगा? ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने तुम दोनों को बहुत हर्ट किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं मरने से पहले ये सब कुछ तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। फूचेन गुस्से से कहता है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। ये कहते ही वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फूचेन गुस्से में बैठा होता है तो जियांगशी उसके पास आती है और उसे समझाने लगती है कि ग्रैंडमा से अब नाराजगी खत्म कर दो, पर फूचेन नहीं मानता तो जियांगशी कहती है कि ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है तो उनकी बात मान लो। तभी फूचेन को कॉल आता है। वैनशिंग उसे रोते हुए बताती है कि ग्रैंडमा हमें छोड़कर चली गई। नेक्स्ट सीन ग्रेवयार्ड का दिखाया जाता है। फूचेन इमोशनल होकर कहता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर उस दिन मैं उनसे नाराज ना हुआ होता तो आज दादी जिंदा होती। वैनशिंग कहती है कि दादी ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगू। फूचेन ग्रैंडमा के शेयर्स और सब कुछ वैनशिंग के हवाले करके जियांगशी के साथ जा रहा होता है। तभी उनके पास से यांगजी गुजरती है। जियांगशी को फील हो जाता है कि वो यांगजी है। वो रुक जाती है और पीछे मुड़कर उसे देखने लगती है तो फूचेन पूछता है क्या हुआ? जियांगशी कहती है कि अभी जो लड़की गई मुझे लगा वो जियांगशी है, लेकिन मैं गलत हूँ, वो यहाँ कैसे हो सकती है, वो तो जेल में है। दोनों उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। यांगजी वैनशिंग के पास जाती है और उसे अपना नाम बताती है तो वैनशिंग उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या करी हो? यांगजी कहती है कि लगता है तुम मुझे जानती हो, तो मैं फजूल बातें नहीं करूँगी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक डील करने आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। वैनशिंग कहती है कि कैसी डील, तुम क्या चाहती हो? यांगजी कहती है कि तुमने जो अभी कहा मैंने वो सब सुन लिया, लेकिन डरो नहीं, मैं फूचेन को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ तुम भी उनसे नफरत करती हो, तो चलो साथ मिलकर उन्हें मारते हैं। वैनशिंग कहती है कि तुम जियांगशी को मार सकती हो, लेकिन तुम फूचेन को हर्ट नहीं करोगी। यांगजी मान जाती है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट डे फूचेन लेट नाइट तक काम कर रहा होता है तो वैनशिंग उसके लिए कॉफी ले आती है और कहती है कि काफी लेट हो गया है, तुम अभी तक काम कर रहे हो। फूचेन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वैनशिंग कहती है कि मुझे जियांगशी ने बताया कि तुम अभी तक ऑफिस में हो, मैंने सोचा कि जाने से पहले तुमसे माफी मांग लूं। फूचेन रूडली उसे जवाब देता है तो वैनशिंग कहती है कि फूचेन क्या तुम मुझे अभी भी माफ करने के लिए तैयार नहीं हो? फूचेन कहता है कि सब कुछ करने के बाद माफी मांगना कितना आसान है ना, तुमने मुझे हर्ट किया होता तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने जियांगशी को चोट पहुंचाई, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहते ही वो उसकी लाई हुई कॉफी पी लेता है, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जियांगशी परेशान होती है क्योंकि काफी रात हो गई है। फूचेन अभी तक घर नहीं आया और ना ही वो उसका कॉल अटेंड कर रहा है। वो कहती है कि फूचेन ने तो मुझसे वादा किया था कि आज वो घर जल्दी आएगा, काफी देर हो गई है, अभी तक वो आया क्यों नहीं? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? वो असिस्टेंट को कॉल करके पूछती है कि क्या फूचेन तुम्हारे साथ है? असिस्टेंट कहता है कि मैं आज जल्द ही ऑफिस से घर आ गया था, लेकिन जब मैं जा रहा था तो तब मिस्टर फू कंपनी में ही थे। जियांगशी कहती है कि मैंने कंपनी में कॉल किया लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया।
फू चैन भी मेरे कॉल का आंसर नहीं कर रहा। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। असिस्टेंट कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं अभी कंपनी जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। कुछ देर बाद असिस्टेंट कॉल करके कहता है कि अभी अभी सेक्रेटरी गार्ड ने कहा है कि उसने मिस वैन को कंपनी में आते और मिस्टर फू को ले जाते हुए देखा है। ये सुनकर जियांगशी समझ जाती है कि जरूर उसने कुछ किया होगा। वो असिस्टेंट से कहती है कि मैं फू चैन को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तुम सबसे पहले वैनशिंग का पता लगाओ कि वो कहाँ है। जियांगशी फू चैन को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ती है। तभी यांगजी उसे बेहोश करके ले जाती है। दूसरी तरफ फू चैन भी बेहोश पड़ा होता है। वैनशिंग उसके पास जाती है और कहती है कि अब तुम मेरे हाथ लगे हो, मैं तुम्हें अब कहीं जाने नहीं दूंगी। तभी फू चैन को होश आता है और कहता है कि वैनशिंग तुम सच में बहुत जिद्दी और पागल हो। वैनशिंग कहती है कि अगर तुमने और जियांगशी ने मिलकर मुझसे झूठ ना बोला होता तो मेरी फैमिली दिवालिया ना होती और ना ही मेरे डैड जेल में जाते। फू चैन कहता है कि पहले गलती तुम्हारी ही थी, तुमने ही हमें ये सब करने के लिए मजबूर किया था। वैनशिंग कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। फू चैन कहता है कि तुमने जियांगशी को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया और हमारे बच्चे को भी मार डाला, अब भी कहती हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वैनशिंग कहती है कि उस वक्त जियांगशी बहुत लकी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार उसकी किस्मत उसका साथ देगी। ये सुनकर फू चैन घबरा जाता है और कहता है कि तुम उसके साथ क्या करने वाली हो, अगर तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वैनशिंग कहती है कि इस बार तुम दोनों नहीं बच सकते। तभी असिस्टेंट आता है, उसे फू चैन से दूर करता है। फू चैन वैनशिंग से कहता है कि बताओ मुझे तुम्हारे साथ कौन है और तुम जियांगशी के साथ क्या करने वाली हो। वैनशिंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, अगर तुम में काबिलियत है तो खुद ही ढूंढ लो, लेकिन मुझे डर है कि जब तुम उसे ढूंढ लोगे तब तक वो मर चुकी होगी। ये सुनकर फू चैन असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाओ और जियांगशी को ढूंढो, इसे मैं देख लूंगा। दूसरी तरफ यांगजी जियांगशी को प्राइवेट हॉस्पिटल ले आती है और उसे बांध कर रखती है। जियांगशी को होश आता है तो वो अपने सामने यांगजी को देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या करी हो। यांगजी कहती है कि तुमने मुझे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं यहाँ क्या करी हूँ, मुझे तो जेल में होना चाहिए था। जियांगशी कहती है कि प्लीज शांत हो जाओ, इस तरह तुम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। यांगजी कहती है कि बात करने का अब कोई फायदा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। उस दिन मैं डैड के सेमेट्री गई और तुम्हारे पास से गुजरी, लेकिन तुमने मुझे पहचाना तक नहीं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी बात यह है कि वहाँ मैं वैनशिंग से मिली और फिर उसे अपने साथ कर लिया। ये सुनकर जियांगशी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम वैनशिंग के साथ मिली हुई हो। यांगजी कहती है कि मुझे वैनशिंग ने बताया कि तुम अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हो, तुम्हें मारने से पहले मुझे इस बच्चे को मारना होगा, तभी तुम्हें तकलीफ होगी। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए इस काम के लिए मैंने प्रोफेशनल डॉक्टर ढूंढ लिया है। तभी डॉक्टर आता है, ये वही डॉक्टर है जिसके पास जियांगशी मंथली चेकअप के लिए जाया करती थी। वो अपना काम करने लग जाता है। जियांगशी घबरा जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये सिर्फ मेरा नहीं फू चैन का भी बच्चा है। यांगजी कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि ये किसका बच्चा है, मैं पहले फू चैन के प्यार में पागल थी, लेकिन वो कमीना धोखेबाज निकला, अब मैं सिर्फ उससे नफरत करती हूँ। डॉक्टर इंजेक्शन रेडी कर रहा होता है। जियांगशी कहती है कि रुक जाओ, तुम जो करने जा रही हो उसका अंजाम भी तुम्हें पता है। यांगजी कहती है कि मुझे अंजाम से अब कोई डर नहीं लगता, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें और फू चैन को बर्बाद करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी सहना पड़े मुझे मंजूर है। जियांगशी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने मेरे बच्चे को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर यांगजी हंसती है और कहती है कि देखो खुद को, इस हालत में भी तुम मुझे धमकी दे रही हो। फिर डॉक्टर से कहती है कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो, जल्दी अपना काम करो। डॉक्टर जियांगशी को इंजेक्शन लगाने लगता है। जियांगशी रोते हुए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है, पर डॉक्टर को भी उस पर रहम नहीं आता। दूसरी तरफ फू चैन वैनशिंग को बाथ टब में बांध कर रखता है। उसे पता चल जाता है कि यांगजी वापस आ गई है और वही जियांगशी को किडनैप करके ले गई है। वो वैनशिंग से कहता है कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि यांगजी जियांगशी को कहाँ लेकर गई है, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वैनशिंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने वैन कंपनी पाने के लिए मुझसे शादी करने का झूठा वादा किया और जब कंपनी तुम्हें मिल गई तो तुमने मेरे डैड को जेल भिजवा दिया।
फूचेन कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, और रही बात झूठी शादी की तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। वैसे भी तुम खुद ही यही चाहती थी, मैंने तो बस तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया। वैनशिंग कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। फूचेन कहता है ठीक है, तुम नहीं बता रही ना, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अब मुझे तुम्हारे डैड का सहारा लेना होगा। धमकी सुनकर वैनशिंग उसे बता देती है कि जियांगशी कहाँ है। यांगजी जैसे ही जियांगशी और उसके बच्चे को मारने ही वाली होती है, तभी सही समय पर फूचेन पहुंच जाता है और उसे धक्का देकर जियांगशी के पास जाता है, जो बेहोश होती है। फूचेन कहता है कि तुमने जियांगशी के साथ क्या किया, वो बेहोश क्यों है। यांगजी हंसकर कहती है कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया। फूचेन कहता है कि अगर जियांगशी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। फूचेन जियांगशी के होश में आने का इंतजार करते करते वहीं सो जाता है। जियांगशी को होश आता है तो वो फूचेन को टच करती है। फूचेन उठ जाता है और खुश होकर डॉक्टर को बुलाने जाता है, तो जियांगशी उसे रोकती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम बस मेरे पास रहो, यही मेरे लिए बहुत है। फूचेन कहता है कि सॉरी जियांगशी, ये सब मेरी गलती है, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। मुझे लगा कि वो बदल गई है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ कर देगी। जियांगशी कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, खुद को ब्लेम देना बंद करो और मुझे ये बताओ कि हमारा बेबी ठीक तो है ना। फूचेन इमोशनल होकर कहता है कि अगर तुम्हें बच्चे इतने ही पसंद है तो चलो एक अडॉप्ट करते हैं। ये सुनकर जियांगशी घबरा जाती है और कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। फूचेन हंसकर कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, सब ठीक है। जियांगशी कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, आइंदा से ऐसा मजाक मत करना। 5 मंथ बाद जियांगशी और फूचेन साथ बैठे हुए होते हैं, तभी जियांगशी को लेबर पेन स्टार्ट होने लगते हैं। फूचेन घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो कहता है कि अभी तो 1 वीक रहता था, ये इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। वो असिस्टेंट को कॉल करके बुलाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बेबी को साथ लाकर फूचेन को गुड न्यूज देता है कि आपको बेबी बॉय हुआ है, माँ और बेबी दोनों ही ठीक है। फूचेन खुश होता है और भागते हुए जियांगशी के पास जाता है। दोनों बेबी को देखकर खुश होते हैं और इस लवली मोमेंट के साथ इस ड्रामे का भी हैप्पी एंडिंग होता है। सो फ्रेंड्स, आप सबको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच।